बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तमाम स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर सेकंड टाइम की मार्क कर लीजिएगा। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सिकंदर जावेद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इनकी लीगल एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी खिदमात हैं और आज हमारे दरमियान ये मौजूद है, तो हमें एक फ़ख्र का एहसास हो रहा है। और आप लोग सब बहुत खुशकिस्मत हैं पंजाब बार काउंसिल के साथ साथ कि ये आज आपको क्रिमिनल अपील के ऊपर अपना लेक्चर देने के लिए आए हैं। और इससे आगे मैं अब जो माइक है सर सिकंदर जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुद जो है वो आज जो उन्होंने आपको अपील की कॉपीज़ दी हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि कैसे आप लोगों ने उसको पढ़ना है और आगे आपका इसमें कैसे पार्टिसिपेशन होगी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हैंड ओवर टू सिकंदर साहब। एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बैठ के से वो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वगैरह कैमराज में नहीं आएंगे। देखिएगा, ठीक है। हर लेक्चर मैंने इससे सुने हैं और आगे अपने ग्रुप में फॉरवर्ड। सरसरी सा तारुफ करवा दिया। तफसीली तारुफ मैं खुद कराऊंगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो तारुफ करवाना मकसद नहीं है, वो एक स्ट्रगल जो एक वकालत के लिए, एक अच्छा वकील बनने के लिए, एक जुनून के लिए ज़रूरी है। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा अपने सफ़र की कहानी मुख्तसर सी इंतहाई चंद जुमलों में आपको बताऊंगा कि जब आप मेरी उम्र तक पहुंच सकें तो आप मुझसे तफसीली जो है वो तारुफ करवाने के काबिल हों। मतलब जहाँ तक तारुफ मैं अपनी स्ट्रगल का करवा रहा हूँ तो आप इससे ज़्यादा आपकी स्ट्रगल और आपका नाम हो। तो मेरा नाम तो बता दिया, सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से। मैंने मुल्तान से ही अपनी तमाम तालीम का आगाज़ किया और वकालत का आगाज़ भी 1984 में। आप में से बहुत से लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1984 में मैंने वकालत का आगाज़ किया। मैट्रिक 1974 में किया। और एक स्ट्रगल है मेरी लाइफ की, सेल्फ मेड लाइफ की, कि मेरे हालात बचपन में बहुत अच्छे थे, शहजादों की तरह पले। जब 7वीं 8वीं में पहुँचे तो मैं ये इसलिए बताता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझे वकालत में मिले, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मिले, तो वो रास्ते में उन्होंने अपनी स्ट्रगल छोड़ दी। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ना करे ऐसे हालात से वास्ता पड़े, लेकिन अगर कोई ऐसे हालात में है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है आपकी स्ट्रगल। तो मैं जब 7वीं 8वीं में था तो हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए। खाने को पैसा नहीं। माँ मेरी ने कहा कि बाकी भाई भी तुम्हारे काम पे लग गए हैं, एक वर्कशॉप में और एक दर्जी की दुकान पे, तो तुम भी अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोफेशन ढूंढ लो। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने अपनी माँ से 7वीं क्लास में एक अनरिटन एग्रीमेंट किया कि अम्मा तुम मुझसे पढ़ाई ना छुड़वाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा। तो माँ मेरी ने कहा कि ये बच्चा है नहीं जेड़ा ना हो सराकी, अगर आप में से कोई है सराकी स्पीकिंग, ओके। और कहीं मैं बाल है इन्हें मरेंदा पे। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा किसी काम पे लग जाओ, हफ्ते का कमा के आओगे। हफ्ते का मिलता है ना बच्चों को, तो कमा के आओ। मैं बीमार रहती हूँ, मैं कढ़ाई सिलाई करती हूँ, तो बाप तुम्हारा टीबी का मरीज़ है, बिस्तर पे पड़ा है, उसका इलाज है। मैं कहा अम्मा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं कर लूँगा। मैंने उस वक्त से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया और मैं फिर ना सिर्फ अपनी पढ़ाई का करता था बल्कि अपनी माँ का, अपने बाप का इलाज किया, अपनी बहनों की शादियाँ की, अपने बड़े भाई की शादी मैंने की जो सबसे बड़े भाई थे। और आज तक मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। कभी फिर मौका मिला तो तफसीली बताऊँगा, लेकिन कहने का मकसद ये कि स्ट्रगलिंग लाइफ। फिर उसके बाद वकालत कर ली, एफएससी की, एफएससी में नंबर ना आए
डॉक्टर बनना था, बीमार माँ को देख के बीमार डॉक्टर बनने का शौक। तो क्वालिफिकेशन मतलब मेरे में टैलेंट था मैथ का, एक इंजीनियर का, लेकिन माँ को देख के बीमार डॉक्टर बनना चाहता था। एफएससी में 3 नंबर से एडमिशन रह गया मेरा मेडिकल कॉलेज में। तो फिर एक दफ़ा दोबारा जो है वो मजनू का जो है दौरा, जैसे उस ज़माने में अब आप 1976 को इमेजिन करें, तो 1976 में एफएससी की और नंबर कम रह गए। तो हम फिर वही जुनून और फिर दोस्तों के साथ अब गम मना रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। उस वक्त ट्रेनों का बड़ा रवाज था, आते जाते ट्रेनें देख रहे हैं। एक आध बार जो है वो दोस्त के साथ स्मोकिंग की, गला ख़राब हो गया, मैं कहा लानत भेजो ये क्या है। तो वो एक आध बार का एक गुनाहगार हूँ मैं। उसके बाद स्मोकिंग से मुझे चिढ़ हो गई मेरी। अच्छा, अब मैं प्लेटफॉर्म पे एक दिन बैठा था तो मैंने कहा यार डॉक्टर तो बन नहीं सके, तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जैसे आज भी बच्चों के लिए ये है। तो मैंने एक दिन देखा कि एक ट्रेन आई, रुकी प्लेटफॉर्म पे। एक माजूर आदमी जिसकी दोनों टांगें नहीं थी, उसने वो 2 छोटी छोटी जो हैं वो बैसाखी जो होती 2 छोटी छोटी, उससे वो करता हुआ ट्रेन तक गया और ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। पीछे से एक बंदा आया, उसने उसकी हेल्प करना चाहिए, उसको उठा कर ट्रेन पर सवार करना चाहा। उसने उसको कहा नहीं, मैं माजूर हूँ, बेबस नहीं हूँ मैं। तो ये उसका जुमला जो था वो मेरे जहन में नक्श हो गया कि ये माजूर होते हुए बेबस नहीं, तो मेरे पास तो कुदरत ने सब कुछ दिया। अगर डॉक्टरी नहीं, उसने जंप मारी और खुद जाके ट्रेन में सवार हुआ वो, और खुद ही जाके अपनी सीट पे जंप लगा के हाथ के सारे बैठ गया। तो मैंने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो उस दिन के बाद फिर मैंने सोचा बहुत कि अब मुझे क्या बनना है। तो फिर मेरे लिए वकालत का, तो मैंने बाई चॉइस, मजबूरी में नहीं। कई लोग उस ज़माने में ये कहा जाता था कि जड़ा टीचर बनने के काबिल नहीं होता तो वो वकालत कर लेंदा। पता नहीं आज ये सच है कि नहीं, लेकिन मैं बाई चॉइस वकील बना। लेकिन मुझे अपने घर के हालात के लिए ट्यूशन्स पढ़ानी होती थी। एक प्राइवेट स्कूल में मैं मैथ का बहुत अच्छा मकान का टीचर था। तो मैंने 2 साल अपनी वकालत के साथ साथ ट्यूशन्स की, और उसके बाद जब मेरी वकालत इस काबिल हो गई कि मेरे ट्यूशन्स का खर्चा निकल आता था, फिर मैंने हौली हौली वकालत शुरू की। जब मैंने 1984 में वकालत का आगाज़ किया, तो मैं जब टेस्ट देने गया, जो आपकी जो अप्रेंटिसशिप के बाद जब लाइसेंस के लिए 2 मेंबर पंजाब बार कौंसिल टेस्ट लेते हैं, तो जो मेरे उस्ताद थे वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, शेख फारूक एडवोकेट मुल्तान के। तो मैं जब उनके पास टेस्ट देने के लिए गया, मैं उनके बच्चों को मैथ पढ़ाता था शाम के टाइम। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है वो रत्ती बराबर जो है वो लिहाज नहीं किया। उन्होंने अकेले दफ्तर में बैठ के मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे सवालात किए, और मुझे जाते हुए कहते हैं नहीं पुत्र 3 महीने बाद दोबारा तैयारी करके। उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए डेफर कर दिया। आप सोच सकते हैं कि आज कोई मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाइसेंस लेके बगैर इंटरव्यू के दस्तखत करके सनद आपके घर जाके मिठाई का डब्बा भी दे के आते हैं। हमारे ज़माने में मेरे उस्ताद जो मेरे सीनियर बाद में बने, मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो, मैं उनके बच्चों का मैथ का टीचर, इसके बावजूद उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया और मुझे 3 महीने के लिए डेफर किया कि 3 महीने के बाद आना। 3 महीने के बाद फिर दोबारा मैं अपने आप को कोर्स की मज़ीद तैयारी करके गया, तो तब मुझे पास हुआ। एक और मेंबर ने फिर लिया, तो उन्होंने ये कहा कि शेख फारूक साहब ने इंटरव्यू लिया है, हाँ उन्होंने वह सही रगड़ा कटे होना, ठीक है। तो उन्होंने 2-4 सवाल पूछो, तो इस तरह वकालत का आगाज़ किया। तो मैं अपना अहमद भाई को बताता था, हमारे ज़माने में जब हमने वकालत का आगाज़ किया तो अच्छा ज़माना था। हमें जब अदालत में बैठ के क्रॉस एग्जामिनेशन सुनने का, केस सुनने का, अच्छे जजों को सुनने का मौका मिला। बर्बादी आई 1990 के बाद। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। आज का अब हम आ जाते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा आपका टाइम लिया, उसके लिए मैं लिबर्टी ले लेता हूँ। लेकिन शायद इस मेरी कहानी से, मेरे इस तारुफ से आपको थोड़ी सी तक़वियत मिलेगी अगर आपको सीखने का शौक़ है। हमने आज करनी है क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल अपील का स्कोप, उसका तरीक़ेकार, उसके ग्राउंड्स, अपील आर्गू कैसे करते हैं। मैं इस बहाने, अपील के बहाने कोशिश करूँगा
कि आपको क्रिमिनल प्रैक्टिस, क्रिमिनल एडवोकेसी, फौजदारी वकालत का इंट्रोडक्शन कराते हुए, तंग गलियों से तेज़ी से मोटरसाइकिल भगाते हुए आपको हाईवे पे ले आऊँ क्रिमिनल अपील पे। क्रिमिनल अपील को हम बड़ी तफसील से करेंगे और जब आप थक जाएंगे, आपकी उबासियाँ मैं देखने लगूंगा, फिर मैं शॉर्टकट करके अपने लेक्चर आप जो है वो वहीं पर वाइंड अप कर देंगे। जब आप थक जाएं, आपको लिबर्टी है, आप बता दीजिएगा सर काफ़ी हो गई, तो मैं वहीं बस कर दूंगा। लेकिन जब तक थक नहीं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको जगाने की कोशिश करता रहूँगा, लेकिन कहीं नाकाम हो जाएं तो अहमद भाई भी इस काम में बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको बोर नहीं होने देंगे, आपको सोने भी नहीं देंगे। और तो आज आप मैं जोम से तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस यकीन से कहूँगा कि आप फौजदारी वकालत का बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हम इब्तदा करते हैं फौजदारी वकालत का, क्रिमिनल प्रैक्टिस का आगाज़ कहाँ से होता है। सबसे पहले लिख लीजिए ऑफेंस। जब भी कोई जुर्म सरजद होता है तो फौजदारी वकालत का या क्रिमिनल प्रैक्टिस का, क्रिमिनल प्रोसेस कहें, उसका आगाज़ हो जाता है। जुर्म सरजद हुआ, किसी भी मुलजिम ने जुर्म का इर्तकाब किया, अब उसकी रिपोर्ट होगी तो उसका कोई इन्फॉर्मेंट होगा। वो इन्फॉर्मेंट जब एफआईआर दर्ज कराएगा तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगी 154 सीआरपीसी, राइट। अब वो उसका इन्फॉर्मेंट है और एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो ज़ाया नहीं होता कभी भी, एक रजिस्टर होता है, उसमें एफआईआर में जो ज़बर-ज़ेर भी तब्दील नहीं हो सकती जो एक दफ़ा लिखी गई। एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज होते ही क्रिमिनल प्रोसेस शुरू हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। 154 के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो आइए, तो किसी मुलजिम का मामे का पुत्र तो है नहीं, तो उसने गिरफ्तार करना है मुलजिम को। अरेस्ट शुरू हो गई, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता आ रहा हूँ। बिल्कुल जिन को हमने बोतल में बंद कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आप हमें तरतीब भूल जाती है कि किस तरतीब से चलें, तो मैं आपको उसकी तरतीब वकालत की बताऊंगा कि किस तरीके। एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, गिरफ्तारी या पुलिस गिरफ्तार करने के दर पे है, आपका बेल का प्रोसेस शुरू हो गया। प्री अरेस्ट बेल में आप चले गए। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर आप आफ्टर अरेस्ट बेल आएंगे। लेकिन आफ्टर अरेस्ट बेल से पहले अभी 1-2 मरहले हैं कि जैसे ही आपको गिरफ्तार किया, विदिन 24 आवर्स आपको एरिया मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। एरिया मजिस्ट्रेट के पास पेश करके अगर आपकी पर्सन से, आपकी ज़ात से कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपसे कोई बरामदगी करनी है, आपसे कोई निशानदेही करानी है, तो फिर वो आपका मांगेंगे फिजिकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड मांगेगी पुलिस, ठीक है। और अगर आपसे कुछ नहीं करनी, चेक का केस है, तो उसमें क्या करना, चेक ऑलरेडी मौजूद है, पुलिस के पास है, तो आपका जिस्म नहीं चाहिए, गिरफ्तार कर लिया, आपको भेज दिया जेल, उसे कहते हैं जुडिशल। और एक बात याद रखिए कि गिरफ्तार होने के फौरन बाद आपकी बेल का राइट शुरू हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अदालतें कहती हैं कि जब तक जुडिशियल रिमांड पे ना चला जाए उस वक्त तक बेल दायर ना करें। लेकिन कानून ऐसा नहीं है। कानून कहता है कि एज सुन एज पुलिस अरेस्टेड यू, आपका बेल का राइट शुरू हो गया, भले आप फिजिकल रिमांड पे भी हैं। मैंने एक बेल की थी, उस पर मुझे स्टेट साहब ने कहा कि वकील साहब वो तो अभी फिजिकल रिमांड पे है। मैंने कहा जी कहाँ लिखा है कि फिजिकल रिमांड पे बेल नहीं हो सकती। अब उनके पास जवाब कोई नहीं था कि जी इससे भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसका कोई रिजल्ट क्या पता आपके हक में आ जाए। मैंने कहा जी अगर बेल होगी तो तब भी मेरे हक में आ जाएगी। तो बहरहाल अक्सर लोग इसलिए बेल नहीं दायर करते कि 14 दिन का फिजिकल रिमांड होना है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, तो जेल चला जाएगा तो पता चलेगा जी इससे अब कोई तफ्तीश नहीं होनी। तो जब हम एक जुमला लिखते हैं बेल में, द बॉडी ऑफ अक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए बेल ले लें। अदरवाइज ये एक आपको बारीक नुकता बता दिया। बेल का प्रोसेस शुरू हो गया। बेल, अब यहाँ पर भी बेल एक लगता तो है कि 496, 497
लेकिन बेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आपको कोई और दोस्त पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि गिरफ्तार होने के फ़ौरन बाद आपकी बेल का राइट शुरू हो गया। बेल के लिए सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है एफआईआर। अब एफआईआर देख के आपका 70% आपका बेल विदाउट एफआईआर तैयार नहीं हो सकती। 30% बाकी इन्वेस्टिगेशन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट 70% एफआईआर होती है। अब एफआईआर से आपको पता चलेगा, मैं आप में से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल तमाम ही लाइसेंस होल्डर है ना आप? अच्छा, ऑलमोस्ट हुई। तो आपका लाइसेंस आया हुआ है? ओके, खड़े हो जाइए। जब आप खड़े होकर हम बहस करते हैं ना, उस वक्त लाते हैं कंपनी। बैठे बैठे सुनना बड़ा अच्छा लगता है, टेबल पे बैठ के गपशप करना बड़ा अच्छा लगता है। रोस्टम पे जाके बोलना, आपको एफआईआर मैंने दी, आपको एफआईआर पढ़ के कैसे पता चलेगा कि आपने दरखास्त जमानत किस अदालत में दायर करनी है? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। ऑफेंस से। गुड, थैंक यू। बैठ। आप जब जुर्म देखेंगे तो जुर्म से पता चलेगा कि दरखास्त जमानत किस अदालत में दायर करनी है। अब वो जुर्म देख के फिर आप आ जाएंगे सीआरपीसी के जो शेड्यूल है, उसमें देखेंगे कि ये जुर्म ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्रायबल बाय सेक्शन 30 है, ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, या ट्रायबल बाय एनी स्पेशल कोर्ट है। यही अदालतें हैं ना सीआरपीसी के तहत, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बहुत कम केसेस भुट्टो साहब वगैरह के हाई कोर्ट में ट्रायल होते, ठीक है। तो पहले जाएगा ट्रायल कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, यही क्रिमिनल कोर्ट्स की एग्जाम है ना। तो वो पता चलेगा ऑफेंस से कि किस अदालत में दायर होना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद वहाँ स्टार्ट वहाँ से होगी, वहाँ से खारिज हुई, फिर जाएगी सेशन जज, फिर उसके बाद जाएगी हाई कोर्ट, और उसके बाद जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अगर स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट। अभी बुढ़ापे में एक मेरे जहन में एक पॉइंट आया था, निकल के बाहर, अभी दोबारा आ जाएगा। अच्छा, बेल, आपका बेल प्रोसेस हो गया, और उसके बाद फिर शुरू हो जाती है इन्वेस्टिगेशन। 14 दिन में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करेगी? आपसे बरामदगी करेगी, मौके पे जाएगी, मौके से जो चीज़ें, अगर लड़ाई का केस है, कत्ल का केस है, मौके से चीज़ें लेगी, नक्शा बनाएगी, गवाहों के बयान लिखेगी, और 14 दिन के अंदर या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर केस का मुकम्मल या नामुकम्मल चालान अदालत में दे देगी। ठीक होगी बात। चालान आ गया, चालान पास हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी। इससे पहले की एक सिर्फ 2 बातें हैं। जब आपका फिजिकल रिमांड लेके मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट को यह अख्तियार है अंडर सेक्शन 63 सीआरपीसी कि अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो वो जुडिशल भेजने की बजाय फिजिकल रिमांड भी नहीं देगा, आपको डिस्चार्ज कर देगा। तो डिस्चार्ज आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे होंगे। या अगर पुलिस समझती है कि यार गिरफ्तार तो कर लिया है, अब इसके खिलाफ एविडेंस कोई नहीं, तो पुलिस भी आपको डिस्चार्ज करवा देती है और डिस्चार्ज रिपोर्ट लिख के लाती है। अब मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी है कि डिस्चार्ज रिपोर्ट से एग्री करके आपको डिस्चार्ज कर दें, या डिस्चार्ज रिपोर्ट से एग्री करके आपको डिस्चार्ज कर दें, या डिस्चार्ज रिपोर्ट से डिसएग्री करके आपको जुडिशल दे दें। ठीक, उसके बाद दूसरी आ जाती है पॉसिबिलिटी कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, अगर वो समझती है कि मुकदमा झूठा है तो वो पूरे मुकदमे को ही कैंसल रिपोर्ट बना के अदालत मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। अब मजिस्ट्रेट उस कैंसलेशन रिपोर्ट से एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब ये एक मूड पॉइंट है जो बहुत सारे सीनियर्स के साथ मेरा इख्तिलाफ है। वो मैं कहता हूँ कि पावर्स जो हैं वो वाइस वर्सा होती हैं। अगर वो पुलिस की ओपिनियन जो है, जो अखराज रिपोर्ट की है, उससे डिसएग्री कर सकता है, तो फिर वो अगर पुलिस चालान लाती है तो उसको क्यों नहीं खारिज कर सकता मजिस्ट्रेट? आप समझ रहे हैं ना कि पुलिस अखराज रिपोर्ट बना के आई, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर एग्री नहीं करेंगे तो उसको भेज देंगे ट्रायल कोर्ट में कि ट्रायल कोर्ट। अगर पुलिस चालान बना के लाई है, 173 की रिपोर्ट बना के लाई है, और मजिस्ट्रेट साहब ने, इलाका मजिस्ट्रेट ने उसको पढ़ना है
उसको स्क्रूटनी करनी है, वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। और वो तमाम को पढ़ के अगर समझते हैं कि ये नहीं बनता केस, तो फिर वो चलान रिपोर्ट से डिसएग्री करके उसको खारिज क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ला पॉइंट है, इस पे आप इस बारीकी में मत जाएं, ये आपके सोचने का पॉइंट है, जहन में रखिए, कहीं इसका जवाब मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, चलान आ गया, अब आगे ट्रायल पे आ। ट्रायल में जब आ गए तो आपको कोर्ट ने जो है वो नकलें दी, उसके बाद आपका फर्ज जुर्म लगाया आप पे, फर्ज जुर्म के बाद लगाने के बाद आपको पढ़ के सुनाया, आपने उससे इख्तलाफ किया, इनकार किया, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि पढ़ के सुनाया। ये दो स्टेज हैं जो सिविल और क्रिमिनल की एक जैसी हैं। सिविल में क्या होता है, इशू फ्रेम होते हैं, दावा आया, जवाब दावा आया, उसके बाद इशू फ्रेम हुए। क्रिमिनल में क्या होता है, चलान आया, यहाँ जवाब दावे की प्रोविजन नहीं है, मुलजिम को रिटन स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। क्यों कि अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। जो कुछ साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने करना है। मुलजिम ने तो देखना है कि अब मेरे पे बिल्डिंग गिर गई है, फिर उसको अपना डिफेंस लेना है। अदरवाइज जो साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। तो आप पे चार्ज फ्रेम हुआ इक्वल टू अपना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस दी और आपके मुलजिम के वकील ने उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन का कभी मौका मिला, बहुत वो एक बड़ा वसी एक चैप्टर है, तो वो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तमाम गवाह हो गए प्रोसिक्यूशन के, तमाम विटनेसेस हो गए। उसके बाद जब सारी एविडेंस हो गई, उसके बाद फिर 342 का बयान होता है मुलजिम का। उसको तमाम एविडेंस, पहले आपने चार्ज में क्या किया, उसको इल्ज़ाम पुट किया कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम। तो चार्ज में क्या होता है, इल्ज़ाम। लेकिन 342 में क्या होता है, एविडेंस पुट की जाती है कि तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस आई है कि तुम वक़ूए के दिन मुसल्लह बासला हो कि तुमने ये किया। तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस आई है कि तुमने मुलजिम को ज़ख्मी किया तो उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस आई, तो वो सारी एविडेंस कहता जाता है इनकरेक्ट इनकरेक्ट। आखिर में वो पूछते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ये केस क्यों बनाया और गवाहों ने तुम्हारे खिलाफ ये गवाही क्यों दी। अब उसमें उसको एक मौका है कि वो अपना डिफेंस ले सकता है कि केस झूठा है, उन्होंने दुश्मनी में, मुखालफत में या शक में मेरे खिलाफ ये केस बना दिया। तो 342 का हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद उसको एक तीसरा मौका भी देती है अदालत कि क्या तुमने बतौर गवाह पेश होना है। 340 का जो है एविडेंस के तौर, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसिक्यूशन को राइट मिलेगा। मुझे बांध के बिठा दिया अहमद भाई ने, मैं अमूमन खड़े होकर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी अगर तबीयत को कंट्रोल कर रहा हूँ कि बैठ के बड़े आराम से दे सकूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा रोस्टम पे और खड़े होके ना अपने आज़ादाना कुश्ती लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन आज के लिए तो मैं आज हमने आपको जज बनाना था, असल में खड़े होके इन्होंने भाइयों ने करना है। अभी आपके सामने बहस अपील की तरफ जनाब ठीक हो, नहीं वो देख यार। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया 340 में वो अपनी सफाई के लिए गवाह अपने भी दे सकता है और अपने बाकी के भी गवाह दे सकता है। उसके बाद फिर अदालत ने दोनों फ्रीकैन की बहस सुननी है, फैसला दे दिया अदालत, जजमेंट हो गई। अब हम आ गए हाई पे, अपील। ठीक है, अपील जो है वो ऐसे राइट मुलजिम का हक है। ठीक है, तो इसलिए जब भी अपील दायर होती है वो एडमिट होती है, एडमिट फॉर रेगुलर हियरिंग। इब्तदाई समात में वो खारिज नहीं होती, अदालत उस पर नोटिस करती है, रिकॉर्ड बुलाती है और रिकॉर्ड देख के फिर उसको सरसरी समात करके भी खारिज कर सकती है, लेकिन उसको सुनना ज़रूरी है, उसके वकील को या मुलजिम को सुनना ज़रूरी है। तो अब जब हम अपील में आएंगे तो अपील दो किस्म की है। अब यहाँ भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब तक की जो मेरी रिसर्च है कि पूरी CRPC में सिर्फ अपील के लिए पिटीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वरना पूरी CRPC में ना बेल के लिए पिटीशन का लफ्ज़ है, ना रिवीजन के लिए पिटीशन का लफ्ज़ है, कहीं कोई पिटीशन का लफ्ज़ नहीं है। लेकिन हम दरखास्तें देते हैं ताकि हम अपनी मारूज़ात लिख सकें, ग्राउंड्स लिख सकें उसमें, लेकिन पिटीशन का लफ्ज़ सिर्फ जो है वो अपील में है। अपील एज ए राइट है और अपील का चैप्टर शुरू होता है
404 से अपील 404, और जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है और अपील अगेंस्ट एक्यूटल, ये दो ही किस्म की अपीलें हैं। अगर मुलजिम बरी हो गया है तो 417 के तहत अपील अगेंस्ट एक्यूटल होगी, और अगर सज़ा हो गया है तो 410 में के तहत उसको अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अब देखें अपील में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये बारीकी याद रखिएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी है मुलजिम को, मजिस्ट्रेट ने अगर सज़ा दी है मुलजिम को, तो उसकी अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर सज़ा 4 साल से ज़्यादा है तो फिर अपील डायरेक्ट होगी हाई कोर्ट में। ठीक हो गया? क्यों कि 4 साल से ज़्यादा है तो वो कहते हैं कि इसको बड़ी अदालत, लेजिस्लेशन का ये था कि इसको बड़ी अदालत देखे। ठीक हो गया? अच्छा, कन्विक्शन सज़ा के खिलाफ होगी अब। ठीक है, अगर 4 साल से ज़्यादा सज़ा मजिस्ट्रेट ने दी तो फिर अपील जो है वो हाई कोर्ट में। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं कि मजिस्ट्रेट की आपने अपील कर दी सेशन जज के पास। अब अगर सेशन जज ने आपकी सज़ा कायम रहे, दो पॉसिबिलिटी हैं, या सेशन जज बरी कर देगा, या सेशन जज सज़ा को कायम रखेगा, या सेशन जज सज़ा में कमी कर देगा। तो सज़ा तो कायम रही, तो अब आप आगे कैसे जाएंगे? एनी वन ऑफ यू। सेशन जज ने मुलजिम की अपील खारिज कर दी, सज़ा कायम रखी, अब मुलजिम के पास क्या रेमेडी? हाई कोर्ट रिवीजन में जाएंगे। ठीक है, इस सूरत में रिवीजन में आप वो, अब सेकंड अपील नहीं है सीआरपीसी में, सेकंड अपील नहीं है, इसलिए आप रिवीजन में जाएंगे, और रिवीजन में वही तमाम बातें देखी जाएंगी जो अपील में देखी जाएंगी। ठीक हो गया? यहाँ एक थोड़ी सी आपको मैं एक और बात बता दूं कि एक होता है सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट, एक होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तो उन्होंने पावरें दी हुई हैं कि वो इतनी जुर्म तक केस सुन सकता है, लेकिन सेक्शन 30 का जो मजिस्ट्रेट है उसके लिए दिया गया है कि वो उम्र कैद तक के केस सुन सकता है। आपको शेड्यूल में मिलेगा ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि सेक्शन 30 इज अ स्पेशल मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन और वो ऐसे मुकदमा सुन सकता है जो कि उम्र कैद तक के। फिर सेक्शन 34 कहता है कि सुनेगा तो वो उम्र कैद तक के केस, लेकिन वो सजा 7 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। भाई ये क्या बात हुई कि उम्र, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये कह दिया, प्रोविजन दे दी सीआरपीसी में, लेकिन अगर वो ये समझे कि इसमें सजा 10 साल तक होनी चाहिए लेकिन मैं 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता, तो फिर वो विद एविडेंस केस रेफर कर देगा सेशन जज को कि मैंने इसकी एविडेंस सुनी है, मेरे मुताबिक इसमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मेरी पावर नहीं है 7 साल से ज़्यादा सज़ा देने की, तो अब आप इस केस का फैसला आप करें। तो वो फिर सेशन जज एविडेंस वही देख के। तो हम आ गए अपील में, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है, और अपील अगेंस्ट एक्यूटल। अब अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो है, क्योंकि एज ए राइट आप दायर करते हैं, एक फॉर्मा है जो सीआरपीसी ने दिया, वो प्रिंटेड फॉर्म मिलते हैं, उसमें आप लिखते हैं पूरा। आप अगर इसका पेज नहीं, वो रिक्वेस्ट की हुई है कि ओके, अपील का एक वो परफॉर्मा होता है। अच्छे ज़मानों में जो सीनियर वकील होते थे वो सिर्फ उसी परफॉर्मे के साथ जजमेंट लगाते थे और दायर कर देते। उसमें पूरी डिटेल होती थी, केस का नंबर क्या है, थाना क्या है, ऑफेंसेस क्या हैं, और कब सज़ा हुई, कब आप दायर कर रहे हैं, और उसके बाद वो लिखते थे कि सज़ा कितनी हुई लोअर कोर्ट से आपकी। उसके बाद वो लिखते थे कि ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स वो एक ही जुमला लिखते थे, मातहत अदालत का हुक्म, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़यात, खिलाफ शहादत, इसलिए काबिल मंसूख किया। बस ये एक नया, द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट इज अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट फैक्ट्स एंड अगेंस्ट एविडेंस। ठीक है, तो इसलिए वो लिख के, क्यों कि रिकॉर्ड तो मंगवाना है अदालत में, और उसके बाद फिर
आर्गूमेंट्स में सुनने हैं, तो जो डिटेल आर्गूमेंट्स हैं वो। लेकिन अब क्योंकि वो पिटिशन, वो कहते जी वकील साहब तुसी की कीता, अगर वो फार्म वो तो फार्म तो हम भी भर के कर सकते थे, तो फिर इसलिए हम पिटिशन दायर करते हैं और उसमें हम वो परफॉर्मे का जो वो चार्ट है वो बना के उसमें तमाम मालूमात लिख के आगे फिर हम पूरे अपनी ग्राउंड्स लिख देते हैं। और अब तो ये भी करते हैं कई वकील दोस्त कि पहले फिक्रे में केस के वाक़यात, FIR की वाक़यात, सेकंड में कि केस अदालत में आया, अदालत ने तमाम एविडेंस सुनने के बाद फलां डेट को मुझे इतनी सज़ा अपिलेंट को दे दी। नंबर 3, अंडर दिस ग्राउंड्स ये जो है फैसला खिलाफ कानून है और वो अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट फैक्ट्स, अगेंस्ट एविडेंस, मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग जो है ना ये क्रिमिनल में इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली ये है उसके लिए, सिविल के लिए। अब मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग का मतलब कि एविडेंस में मौजूद थी और ये बात अदालत ने पढ़ी नहीं। मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग, मिस रीडिंग के वो थी लेकिन उसको गलत पढ़ा, ठीक। बहरहाल हम आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया कि मेडिकल में और पोस्टमार्टम, अगर हार्ट का केस है तो बेसिक डॉक्यूमेंट इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर मर्डर केस है तो बेसिक डॉक्यूमेंट इज अ पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम के साथ एक और पुलिस एक इस्तेमाल करती है, वो रिपोर्ट मर्ग, वो मेरे पास यहाँ पर ये खुली हुई है। ये रिपोर्ट मर्ग जो है ये सिर्फ मर्डर केस में बनती है। और एक और चीज़, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक बिला स्केल नक्शा बनाता है मौके का, स्केल्ड मैप, और एक फिर मर्डर का अगर केस होगा तो फिर वो पटवारी से एक स्केल्ड मैप भी बनवाएगा। खुद तो जब वो मौके पे पहुंचा, चोरी का केस है, लड़ाई का केस है, डकैती का केस है, तो तफ्तीशी अफसर एक नक्शा बनाएगा मौके पे, ये सड़क थी इस जगह, और जहाँ से बरामदगी करेगा कोई भी वेपन, कोई भी चीज़, वहाँ का भी नक्शा बनाएगा वो कि ये सड़क जा रही है, इस जगह पे मुलजिम खड़ा था, उससे ये बरामदगी, ये बरामदगी, ठीक हो गया। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, किस अस्पताल से आप करवा रहे हैं, किस डेट को करवा रहे हैं, कौन पुलिस वाला साथ आया या अकेला आया मजरूब, और फिर उसके बाद जो है टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, फिर इंजरीज की वो डिटेल लिखते हैं, फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ज़र्ब जो है वो फायर आर्म इंजरी है, ब्लंट वेपन की इंजरी है, इंसाइज इंजरी है वो, फिर उसके बाद वो इंजरीज की ड्यूरेशन देते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम ज़रा इससे ज़्यादा तफसीली होता। और यहाँ पर भी अगर एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी है कि अभी नहीं बता सकते, तो जब तक तमाम रिपोर्टें आ जाती हैं, फिर उसके बाद वही डॉक्टर जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया होता है वो जो अंडर ऑब्जर्वेशन, केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, KUO का लफ्ज़ लिखते हैं, केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो फिर बाद में अपनी रिपोर्ट देता है कि जो जो ज़र्ब हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी थी वो वो जो हमारा 337 A, D, B, C जो जितने भी वो तमाम ज़रबात की नोयत है वो तमाम उसमें, ये पोस्टमार्टम की जो है आपकी स्क्रीन पे आ गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर वो अस्पताल का नाम होगा, पोस्टमार्टम का नंबर होगा, जो दो गवाह जो शनाख्त करेंगे, जिंदा बंदे की तो शनाख्त की ज़रूरत नहीं है ना, ज़ख्मी की, इसलिए वहाँ पर नहीं, मरने वाले को तो 2 बंदे शनाख्त करेंगे, ये वही बंदा है। ये ना हो कि उन्होंने कासिम का तो पोस्टमार्टम करा दिया जी, कासिम कत्ल हुआ था, वो बंदा असल में जो है वो मरगूब हो, कोई और बंदा हो, तो इसलिए 2 बंदे जो उसके क्लोजली रिलेटिव हों, उसको जानते हों डेड बॉडी को, वो उसको शनाख्त करेंगे। तो उसके बाद फिर वो तमाम इंजरीज देंगे और फिर वही बताएंगे कि ये ज़रबात जो हैं किस तरह के आले से लगी हैं। फिर उसके बाद उसके तमाम ऑर्गन्स का पेट चेक करते हैं, तमाम ऑर्गन्स का, लंग्स को देखते हैं, जिगर को देखते हैं, तमाम चीज़ों का मुआयना करते हैं, नॉर्मल, अगर कहीं कोई वो देखते हैं कि अब नॉर्मलिटी है तो वो लिख देते हैं कि फ़लाँ हड्डी टूटी हुई थी और वो फ़लाँ जिगर में या किडनी में ज़ख़म था, गोली का निशान था या चाकू अंदर तक गया तो फ़लाँ डैमेज किया हिस्सों को, तो ये तमाम। उसके बाद फिर वो अपनी ओपिनियन देते हैं कि उसको अगर 10 ज़रबें हैं लेकिन वजह मौत सिर्फ 2 ज़रबें बनी हैं, तो वो लिखते हैं कि इन दिस केस
कॉज ऑफ डेथ इज इंजरी नंबर फला फला। हम आ जाते हैं वापस अपील की तरफ। अब आप इन ग्राउंड्स को लिख लीजिए कि इन पॉइंट्स पे आपने ये जो आज आपको केस दिया गया है आपने आर्गू करना है। ये जो आज का केस है इसके सिंपली इसके फैक्ट्स। अब हम आते हैं अपने काम की बात की तरफ, असल अपील की तरफ, जो मैंने यहाँ खड़े होकर आपसे आर्गू करवाने हैं। और आप में से हर बच्चा कर सकेगा अगर आप इन पॉइंट्स को लिख लें। आपका इम्तिहान लेना मतलूब नहीं है, बल्कि आपकी झिझक दूर करनी है कि आप अपने यहाँ आके उन पॉइंट्स को कितना बेहतर तरीके से और उसमें अपना इनपुट डाल के कितनी बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। मुझे अहमद भाई ने बताया कि इससे पहले क्लासेस में बच्चों ने जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ आर्गू किया है, तो मुझे खुशी होगी कि आप हमारे इस सेशन में भी इसी तरह आर्गू करें। देखें, इसमें वाकया ये था कि बाप मुस्तगीज़ था। उसने, अगर आप FIR अपने सामने रख लें इसकी सफा 108 पर है। 108 जी आपका इंडेक्स ये पड़ा हुआ ना, उसके मुताबिक आप बता सकते हैं, मैं दिखाता जाऊँगा। 108 पे है FIR। आप बल्कि अपनी पेपर बुक से देख लीजिए, वो ज़्यादा पेपर नीचे। किसी बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो ये एक एक्स्ट्रा टेबल पे पड़े हैं, तो ये ले लीजिए। चारों के हो। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई बच्चा वॉलंटियर FIR पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? ओके, बच्चा कह रहे हो। ये चलो कोई गल नहीं, नौजवान निकले। खड़े होके नहीं, बैठ के कोई काम नहीं करना। अदालत में आपने खड़े होके आर्गू करना है। आप बैठ के पढ़ेंगे आपकी कैफियत और होगी। आप खड़े होके पढ़ेंगे तो जहन में होता कि यार पूरी क्लास मुझे देख रही है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है खड़े होके। जी, बावाज़े बुलंद। आप देखेंगे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, पिछला जो लेक्चर था हमारे मेंबर साहब की आवाज़ माइक के बगैर वो पीछे तक जा रही थी। आप यहाँ पे बहस कर रहे थे तो मैं यहाँ पे साथ कुर्सी पे बैठा था, मुझे नहीं आवाज़ आ रही थी बेशुमार दोस्तों की। इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर कुछ नहीं भी आता तो ये इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जान मार के पढ़ो यार। नीचे आ जाए, छोड़ देंगे। देखें FIR नंबर है टॉप पे राइट हैंड साइड पे, उसके बाद तारीख व वक्त रिपोर्ट है और सेम डे हो गई। उसके बाद कॉलम नंबर 2 में वो मुस्तगीज़ का नाम और उसकी डिटेल है। नीचे आ जाए, मजमून झेल बयान किया कि यहाँ रुक जाए। 6:20 बजे कोई बच्चा यहाँ पर इस FIR की मिस्टेक बताएगा? ये नहीं है कि AM है या PM है, जबकि आप ऊपर देखें। वेरी गुड यार, आप लोग बड़ी, इसका मतलब जाग रहे हैं। अगर आप ऊपर लिखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अमरोज़ 6:20 सुबह, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन है। अब पता नहीं इन्होंने बेटर कॉपी बनाते हुए बीच में इसके साथ ही, अगर आप आगे देखें ओरिजिनल, हाँ वहाँ भी नहीं है। इमरोज़ करीब 6 बजे दिन होना चाहिए। अमूमन FIR में होता है दिन, रात, शाम, दोपहर, आधी रात। तो ये एक कंट्राडिक्शन आपको अभी मिल गया, ठीक है ना। मुलजिम साइड से जो आएगा तो ये कंट्राडिक्शन आपकी आ गई। जी हाँ जी, खरीदने के लिए गया तो अचानक मुसन्नी खलील अहमद मोहम्मद मशहूर जादव वाला सतना सुपर मसल्ला वापस की बोर्ड आ गया और आते ही ललकारा कि अबरार आज तुम बचकर ना जाओगे। और हमारे देखते ही देखकर खलील अहमद अपने पिस्टल इस बोर्ड से सीधा फायर किया जो अबरार इस्लाम को सामने बाएं सीने में लगा और आर पार हो गया। मोहम्मद अबरार में लड़पट होकर नहीं बस ये बड़ा, हमने खलील अहमद को पकड़ने की कोशिश की, मगर खलील अहमद ने पिस्टल हमारी तरफ करके कहा, अगर नजदीक आए
इतला दी जो थोड़ी देर बाद मौका पर पहुंच की, जिन्होंने मोहम्मद रात इस्लाम को संभाला, जो जख्मों की काम ना लाते हुए मौका पर जाना हो गया। वजह नाज ये है कि तकरीबन 10-12 दिनों कबल अबरार असलम और खलील अहमद के दरमियान को तकरार हुई, जिस रंजिश पर खलील अहमद ने पिछले कुछ लोग से सीधा बैठ करके अबरार असलम को नाहक पकड़ दिया। बस ठीक हो, थैंक यू। लेकिन एफआईआर जब आप पढ़ें तो इतनी रवानी से पढ़ें और इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि कोर्ट कन्विंस हो। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको तजर्बा होगा। ये बेटर कॉपी है। जो ओरिजिनल एफआईआर जो हाथ से लिखी जाती थी वो तो लिखे मूसा पढ़े खुदा वाली बात होती थी, लेकिन आजकल कंप्यूटराइज्ड होती हैं, तो इसलिए। अच्छा, अब आप देखें कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं एफआईआर में से निकालनी है, ख़ास तौर पे कॉन्ट्रडिक्शंस और जो डाउट्स हैं, ठीक है। अब एफआईआर के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें गवाह कौन था, कोई बच्चा बताएगा? जी एक सेकंड जी, अब्दुल मतीन, ठीक हो गया। और आप हसन, और कौन गवाह इसमें हो सकता है? वो मौके पे काम हुए, उसके सामने कब झगड़ा हुआ? ना ना ना, एफआईआर के मुताबिक गवाहों की मैं अभी बात कर रहा हूं, केस के गवाहों की बात नहीं कर रहा हूं। दो ही हैं। कंप्लेनेंट उसको क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो कहता है कि मैं मौजूद था, तो वो आई विटनेस है। और मतीन और शाहिद, आपके पास पीडब्ल्यूज की लिस्ट है, पेज नंबर फला निकालिए। देखिए अभी हम साथ साथ केस का भी पोस्टमार्टम करते जाए ना। PW1 नहीं, आप शुरू का इंडेक्स निकालें। बेटर कॉपी करते क्या मिक्स? शुरू का इंडेक्स निकालें बच्चों, शुरू का इंडेक्स निकालें। चलिए वो ले लीजिएगा, ले लीजिए, डजंट मैटर। शुरू का इंडेक्स निकालें। PW1 कौन है? डॉक्टर, ठीक है। PW2 कौन है? यूनिस। PW3 मोहम्मद अफजल, गुलाम कंबर, मोहम्मद रमज़ान, शाहिद हुसैन, अमजद अली, अल्लाह दित्ता, अरशद हुसैन, अब्दुल कदूस, वाजिद अली, मुरीद हुसैन, सैयद मोहम्मद आसिफ। ये तो ADDP हो गए। अब मुझे बताएं कंप्लेनेंट का नाम क्या है? वाजिद हुसैन, ठीक है। वाजिद हुसैन इज PW11, ठीक है। ये आई विटनेस भी है और कंप्लेनेंट भी है। मुझे आप बता सकेंगे कि ये मतीन और शाहिद, इनका नंबर क्या है? ये पेश हुए हैं बतौर गवाह? PW6 शाहिद हुसैन, राइट। मतीन पेश नहीं हुआ, तो वन ऑफ द आई विटनेस जो है वो पेश नहीं हुआ, ठीक है। वन ऑफ द आई विटनेस पेश नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, शाहिद जो है वो अपना जो कंप्लेनेंट है वो मरने वाले का क्या लगता है? बाप। आपने एविडेंस नहीं पढ़ी होगी कि ये जो शाहिद है ये इसका क्या लगता है। नहीं, ये वाजिद बाप है यार, शाहिद तो बाप नहीं है। वाजिद बाप है ना। शाहिद क्या लगता है मरने वाले का या कंप्लेनेंट का? आपने एविडेंस क्योंकि नहीं पढ़ी, तो ये एक रिश्ते, तो ये एक सेकंड हो जाएगा कि अगर वो भी रिश्तेदार है तो बोथ आई विटनेसेस आर क्लोजली रिलेटेड टू डिसीज्ड। तो करीबी रिश्तेदार। झगड़ा किस जगह पे हुआ? टोके मशीन पे, पब्लिक जगह पे। कोई पड़ोसी दुकानदार, कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है, ठीक है ना। नंबर 2, ये जो 2 गवाह हैं ये मौके पे क्यों मौजूद थे? इनका क्या काम था? टोका मशीन तो उसकी थी ना। इनकी मौके पे मौजूदगी की कोई नेचुरल वजह नहीं है, इसलिए कि ये इनके सामने कत्ल ही नहीं हुआ। ये मुल्जिम की साइड के आर्गूमेंट्स हैं। अब ये हम प्रोसिक्यूशन की तरफ भी आएंगे, ठीक है ना।
कि ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज़र्ब की नोयत देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिएगा किस पेज पे है। आपके सेकंड इंडेक्स में होगा, अगले सफ़े पर। इंजरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 116 पेज पे देखिएगा। ठीक हो गया। अब आप जब देखेंगे, आप इसको छोड़ दें, शायद इसमें से आपको पढ़ा ना जाए। आप आ जाएं डॉक्टर का PW क्या है, 1। PW1 देखिएगा किस पेज पे है, 48। उधर आ जाएं। उसने अपनी स्टेटमेंट में वही कुछ लिखवाया है जो उसने पोस्टमार्टम किया है। पेज 48 लास्ट लाइन में जो बैठे हैं जरा मेरी तरफ देखिए। हाँ, आप खड़ी हो जाएं। आपके साथ वाले क्या नाम है आपका बच्चा, आपके साथ जो बैठी हैं, आपको कह रहा हाँ आप बेटा खड़े हो। नहीं आप नहीं, आपने पढ़ लिया। वो देखिए, वो जिनको मैं पढ़वाना चाह रहा। अच्छा आप जी, हाँ 48 पेज मिला है। वो कुछ नहीं होता, खड़े हो जाओ। पेज 40 आप ही से कह रहे हो। PW1 लिखा हुआ है यार उसके ऊपर, नहीं मिल आपके साथ। हाँ ठीक है, हाँ मैं आपके पास 48 पेज पढ़ दीजिए जी। अच्छा, यहाँ पर आप आए PW1 और आप नीचे आ जाएं, एक्सटर्नल इंजरीज, राइट। ये जरा पढ़िएगा, पढ़ें। ये इंजरीज है, पढ़ा जा रहा है। एन ओवल लेसरेटेड, ऊंचा प्लीज, इधर तक नहीं आवाज आ रही। यहां तक आवाज नहीं आ रही बेटा। इंटरकॉस्टल्स, वुंड ऑफ एंट्री। ठीक है, ये जो वुंड ऑफ एंट्री होती है किसी भी फायरआर्म की, इसके जो है इवर्टेड होते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इसके जख्म होते हैं, और जो बाहर निकलते हैं ये वुंड ऑफ एंट्री है। ठीक है, और अगर ये गोली करीब से मारी जाए तो फिर वो लिखते हैं कि मार्जिन्स आर ब्लैकनिंग इज प्रेजेंट अराउंड द इंजरी। तो अब इसके आप अगर एग्जिट वुंड देखेंगे, अ लेसरेटेड वुंड 2.5 cm इंटू 1.5 cm, इसकी डिमेंशंस एंट्री वुंड से ज्यादा है। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो भाई। पहले ये वाला नुक्ता तो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड ऊपर आप कह रहे हैं, एक सेकंड। स्टेटेड एट इतने हॉस्पिटल ऑन द सेट डेट डेड बॉडी ऑफ मोहम्मद इब्रार सन ऑफ मोहम्मद रमजान। हाँ, अपनी कंट्राडिक्शन निकाली। ठीक है, उसके वालिद का क्या नाम था, जरा FIR पे वापस आ जाएं, 108 पे वाजिद हुसैन। PW रमजान की है। एक सेकंड, बाप का नाम असल क्या है, मोहम्मद रमजान है। तो यहां भी तो फिर मोहम्मद रमजान ही है। तो फिर वो बाप का नाम फिर हमने वाजिद कैसे ले लिया? SHO का नाम, SHO का नाम। तो फिर यहाँ सही लिखा है ना? अच्छा, वो फिर मेरी गलती है, मैंने शायद उसको बाप कह दिया। ठीक है, अच्छा चलें। SHO भी बाप ही होता है इलाके का। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ से देखें कि पोस्टमार्टम का हमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, जो उसकी पिस्तौल की पिस्टल की जो बुलेट होती है, ठीक है ना,
एक तो 12 बोर का कारतूस इस्तेमाल होता है, उसकी डिमेंशन ज़्यादा होती हैं। ये जो गोली होती है इसकी डिमेंशन, और अगर ये क्लाशनकोफ की गोली होगी तो उसकी डिमेंशन 0.0 समथिंग में होगी, ठीक है ना। तो इसलिए गोली जब दाखिल होती है जिस्म में तो वो सुराख छोटा होता है, घूमती है गोली, जब बाहर निकलती है तो वो सुराख बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेडिकल से हमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिल रही। स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक है, स्पेलिंग की बहुत मिस्टेक है, स्पेलिंग काफी गलत लिखे हैं। हाँ, वो डॉक्टरों की स्पेलिंग ऐसी होती है। टर्म भी गलत है, मतलब मेडिकल टू लेफ्ट निकल लिखा है या मीडियल होना चाहिए, मीडियल होना लेकिन चाहिए। आप जब डायग्राम देखेंगे तो वहां पर कार्ड लिखा है फाइनल, वो उसने कहा कि पैरेलल, अब वो पैरेलल इस रुख पे अगर है उसको इधर वर्टिकल होता है, लेकिन वो बहरहाल हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हम इतना। अब मुझे बताएं, एफआईआर में देखकर अब आप में से कोई बच्चा कोई ऐसा कोई पॉइंट बता सकता है कि जो मुल्जिम के हक में जाए? ऊपर डेट कहाँ नहीं लिखी हुई? एक सेकंड उसके ऊपर देखें तारीख व वक्त वकूआ, एक लफ्ज लिखा हुआ है वहां पर। कोई बताएगा इनको, एक्सप्लेन करेगा जरा, प्रोसिक्यूशन की साइड से कोई इनको जरा जवाब देगा? अमरोज लिखा हुआ है बेटा, अमरोज का मतलब आज के दिन, अमरोज, ठीक है। अमरोज का मतलब वही डेट, आज के दिन, ठीक हो गया। ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रॉम्प्ट एफआईआर है। 6:20 पे वकूआ हो रहा है और 8:45 पे रिपोर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। आज है वजह अनार, वजहनात का विटनेस नहीं पेश हुआ, नंबर 1, ठीक है, अच्छी बात है। और एक से एक करके जस्ट सिंपल तकरार हुई है, इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिस वजह से किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाए, ठीक हो गया। अच्छा चल जी, नहीं है जी, नहीं बैग नहीं ऐसी गल सुननी, खड़ो के यार, खड़ो एक उनका हाँ अच्छी बात है, लेकिन ये हम कर चुके हैं कि ये नेचुरल विटनेसेस नहीं है, रिश्तेदार हैं, उनकी मौके पे मौजूदगी की कोई वजह नहीं है। ये पॉइंट्स नोट करते जाए, इथे आके बोलना जी। 115 पे कॉल की है, लेकिन एक और जो नेचुरल विटनेस हैं वो 1122 के लोग हैं जो मौके पे पहुंच गए। अभी तो हमने मुलजिम की तरफ से पोस्टमार्टम कर लिया है, ठीक है ना। अब हम जरा प्रोसिक्यूशन की तरफ से देखते हैं कि जनाब फौरी एफआईआर है, डे लाइट अकरेंस है, एक ही मुलजिम है, एक ही ज़र्ब है और गलत मुलविस करने की कोई दुश्मनी नहीं आई रिकॉर्ड पे कि क्यों इसको असल मुलजिम को छोड़ के इसको क्यों मुलविस करेंगे। और तमाम चशमदीद गवाहों ने जो है इसके खिलाफ शहादत दी, उन गवाहों की भी कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं है। जवान बच्चा कत्ल हुआ है, इसी ने मारा। ये पॉइंट्स हो गए। अब आप ठीक, बिल्कुल आपने अपील दायर करनी है, अपील के ग्राउंड्स, और आपने मुलजिम के हक में आर्गूमेंट्स देने हैं और मुलजिम के खिलाफ आपने आर्गूमेंट्स देने हैं। हमने तमाम केस डिस्कस कर लिया। 2 मिनट आपसे अहमद भाई बात करेंगे, उसके बाद हम रैंडम बुलाएंगे, एक को इधर से एक को इधर से। इस दफा उल्टा है मामला, इस दफा प्रोसिक्यूशन इस साइड के ऊपर है, इस दफा आपके इसको कहते हैं डिफेंस वाले के ऊपर दोस्त इधर है। अपलैंड्स इस दफा आप हैं, स्टेट की तरफ से आप हैं। अच्छा अहमद भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ज़रा ये बता दें कि आप किसके वकील हैं, किस फरीक के वकील हैं, तो आपको किस तरफ खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना चाहिए। अमूमन सुप्रीम कोर्ट तक हमारे वकील दोस्तों को नहीं पता होता कि हमें किस तरफ खड़े होना है। वो अदालतें करेक्ट करवा रही होती हैं कि आप किसके वकील हैं, तो भाई इधर आए ना। 50% चांस है, फौजदारी का कभी काम तो किया नहीं। मैं इस साइड के ऊपर इनको प्रोसिक्यूशन को कर दूंगा, इस साइड के ऊपर।
खैर यहाँ पे तो अपील हो जी, रही है, जी। तो अपलैंड इधर होगा। बुदाई अपनी राइट पे या जज के राइट साइड पे? जज साहब की राइट साइड पे। इधर होगा। लेफ्ट पे बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आगे उल्ट हो जाए। यहाँ पे मतलब जो है ना वो अपना कंप्लेनेंट जो है वो इस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड की राइट पे। अपील जस्ट नहीं होगी। कंप्लेनेंट नहीं है, अपना प्रोसिक्यूशन बात कर रहे हैं। अपलैंड प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट एक ही चीज है ना। जो डिफेंस है वो साइड पे है। देखें, सुने सुने, ये बात जरा गौर से सुने प्लीज, आपकी तवज्जो चाहूंगा बच्चों, ये बात जरा गौर से सुने। आप सुप्रीम कोर्ट तक इस गलतफहमी में नहीं पड़ेंगे। अक्सर हमें भी 3-4 साल तक, 5 साल तक ये कन्फ्यूजन रहा अदालत में जाती, यार किधर खड़े होना है, यार किधर खड़े होना है। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ट्रेडिशंस हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं। मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, कहीं मुझे लिखा हुआ नज़र नहीं आया। ये फिर जाके जब हमने देखा जो पहले ज़माने में ज्यूरीज होती थी, तो वहाँ पर जो ज्यूरी के मेंबरान बैठते थे वो जज की राइट साइड पे होते थे, ऐसे ही है ना। तो जो अदालत में आया है अपनी नालिश लेके, अपनी कंप्लेंट लेके, तो वो जज के राइट हैंड साइड पे होगा। जो अदालत में केस लेके आया है अपना ग्रीवेंस लेके, वो जज की राइट साइड पे होगा, चाहे वो प्लेंटिव है चाहे वो कंप्लेनेंट है। जज के राइट साइड और अपनी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो उसकी, जब आप यहां खड़े हैं तो आपकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये वाली, और मेरी राइट साइड ये होगी, तो वो इधर खड़ा होगा। कंप्लेनेंट काउंसिल भी इधर होता है। आप कभी अदालत में गौर कर लें, ट्रायल कोर्ट की ये बात बता रहा हूं, नॉट एपिलेट कोर्ट, नॉट एपिलेट कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट। एवरी ट्रायल कोर्ट कंप्लेनेंट जो होगा या प्लेंटिव होगा वो जज की राइट साइड पे होगा, और डिफेंडेंट जिसने जवाब देना है, मुल्जिम ने भी तो जवाब देना है ना, डिफेंड करना है ना, वो जज की लेफ्ट साइड पे होगा, राइट। अब जब आप चले जाते हैं अपील में, ठीक है, अपील में, तो वहां पर भी जो अदालत में आया है अपील लेके या कोई दरखास्त लेके, वो जज की राइट साइड पे, ओ सॉरी, वो जज की लेफ्ट साइड पे, तरतीब उलट। फिर ये तरतीब सुप्रीम कोर्ट तक। कोई भी बंदा, मुल्जिम भी जब किसी चीज की अपील में गया है, तो वो फिर जब हाई कोर्ट में, जब खुद फोरम में अपीलेट कोर्ट में जाएगा, तो वो जज की लेफ्ट साइड पे। तो ट्रायल कोर्ट में जो अदालत में गया है वो जज की राइट साइड पे, और अगर वो अपील में गया है तो इसके अलावा अदर देन ट्रायल कोर्ट, अदर देन ट्रायल कोर्ट, आप जस्टिस ऑफ पीस की अदालत में कोई 22A की पिटीशन दायर करते हैं, तो आप कहाँ खड़े होते हैं? जज की लेफ्ट साइड पे, जज की लेफ्ट साइड पे। तो जो मैंने पहले तरतीब बताई थी, तो वो मैंने आपसे कहा था एज ए ट्रायल कोर्ट। तो जब आप अदालत में 22A की पिटीशन कर रहे हैं, तो अब वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, अब वो जस्टिस ऑफ पीस है। तो वो जो तरतीब है वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट की है, चाहे वो सिविल का है चाहे वो क्रिमिनल का है। तो अदर देन ट्रायल, तो जो अदालत में आया है लेके, वो जज के लेफ्ट साइड पे खड़ा हो, चाहे वो अपीलेट कोर्ट हो, चाहे वो कोई ट्रिब्यूनल हो, चाहे कुछ भी हो। याद रहेगी? ओके, अच्छा, तो ये हो गई बात। अब बताइए, ये एक्यूज साइड है, ठीक है। आपने किस साइड पे खड़े होना है? हमारे, हम जज हैं ना, हमारे लेफ्ट साइड पे खड़े होना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि आप एक्यूज हैं, आप हैं प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनेंट, आपने हमारे किस साइड पे खड़े होना है? राइट साइड पे आपने। तो आप में से प्रोसिक्यूशन से बताइए कौन सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को डिफेंड करना चाहेगा? 10 मिनट इनको दे दीजिए। अच्छा, 10 मिनट, चल सर जी, चाय मंगवा लो। अच्छा, 10 मिनट आपके पास है। चाय प्लीज भिजवाइए, किसको कहते हैं, हमारे मेहमान के लिए। सर, चाय के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है सर। तो डिले है ना, सगा बाप है, उसकी मौके पे मौजूदगी नहीं बनती।
बेटा अलग काम करता है, बाप अलग काम करता है, तो बाप कैसे मौके पे पहुंच गया जज साहब? तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस प्रोसिक्यूशन के केस को कमज़ोर करता है। बाप ने अपने वहाँ पर मौजूदगी की कोई वजह नहीं बताई, तो ये आपने बाप का पोस्टमार्टम किया, उसके बाप की एविडेंस को कंप्लेनेंट भी है, आई विटनेस भी है, आपने उसको पोस्ट। तो इसी तरह आपने अपने बाकी पॉइंट्स को इस तरह पेश करना है कि एक आपका स्टाइल लगे, वो एक्टिंग भी ना लगे, एक आपका अच्छा प्रेजेंटेशन लगे और जज को कन्विंस करना है। ये नहीं जज साहब मैं जो कह रहे हैं ना मान लो ना सर जी मेरी गल सही है, नहीं इस तरह कोई रिलीफ नहीं देगा। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन सॉरी एप्लेंट इस साइड के ऊपर हैं, आइए और प्लीज आर्ग्यू कीजिए। पहला दोस्त कौन आना पसंद करेगा? हिम्मत करें, शुद्ध बाद में जज थक जाएगा तो शायद रिलीफ ना दे। जी सर ये प्रोसिक्यूशन साइड जी जी आइए प्लीज। आपसे कोई आएगा आपकी साइड से? आइए आप मुल्जिम के वकील बनेंगे? प्रोसिक्यूशन आप मेरे राइट साइड पे हैं। आप इधर खड़े हैं, उधर से मुल्जिम की तरफ से कोई आए। जी अब मैं कहता हूँ तो जी इसमें जो है ये FIR का 1.5 घंटे का डिले है इसमें। उल्टा हो गया ना, आपको हो गया अभी में तो आप आए। सॉरी ये ठीक है, प्रोसिक्यूशन स्तर हो जाएगा ना ट्रायल कोर्ट में, अच्छा अपील कोर्ट है ये सर। भाई अपील में आप आए नो सर मैं आप मुल्जिम की तरफ से। तो तो अपील में तो आप आए आपको सजा होगी अभी फैसला अच्छा ठीक नहीं है होगा। सर ये FIR है। फैसला पढ़ा है आपने? तो फैसले में से नुक्स निकालने थे ना। फैसला हिंदी फैसला तो पढ़ो ना। वो आए आगे अपील में आए हो तो पहले ट्रायल आर्ग्यू कर रहे हो। देखिए ये ट्रायल की आर्गुमेंट नहीं है, ये अपील की आर्गुमेंट उसमें है। गलती निकाल। अपील में तो आपने जजमेंट को तोड़ना है, ये जजमेंट गलत हुई है, फैसला गलत हुआ है। हाँ जी यहाँ से भी आए, हाँ जी आप आए ना। किसी ने नहीं पढ़ा यार, जिसने पढ़ा वो आए प्लीज। हाँ आ जाए, प्रोसिक्यूशन की साइड है। हाँ आ जाए आ जाओ, और डिफेंस के साइड से जिसने फैसला पढ़ा वो भी आ जाओ। आ जाओ बिस्मिल्लाह करो यार, आ जाओ आप भी आओ। आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो? आप अब एप्लेंट की तरफ से जी कहाँ खड़े होंगे? अपील में आए हैं ना, तो जज साहब की राइट से। यार सेंटर में खड़े हो जाए करो, जाके आगे पीछे कर देगा क्या दूसरी अंदर हो जाओ तो अंदर हो जाओ। हाँ जी आप किसके वकील हैं? प्रोसिक्यूशन साइड मुदई के वकील हैं? हैं? जो मुल्जिम के मुदई के वकील हैं। चलें जी, कौन शुरू करेगा? क्यों साइड सर एपेलेंट एप्लेंट शुरू करेगा। क्यों? अपील इन्होंने फाइल की है। अपील इन्होंने फाइल की है, ये अदालत में आए हैं मुद्दे में। हाँ जी शुरू करें। सर अकॉर्डिंग टू FIR कोई हमें FIR में कोई मोटिव नहीं शो हो रहा कि किस वजह से आके अचानक ही, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप बेहतर समझते हैं कि जब भी किसी मर्डर में ऐसे ही कोई वजह ना बताई गई हो, अचानक से फायर मार दिया जाए तो उसका अक्यूज को बेनिफिट होता है एट दी एंड। और सेकेंडली आपने पहले बताया कि डिले FIR। मैंने क्यों बताया? मैं तो जज हूँ, मैं बेईमान हूँ जो आपको बताया था। ठीक है सर नहीं, देखिए आगे भूल जाओ कि मैंने आपको कुछ बताया है, आपने अपना बताना है। इस वक्त आप जज हैं, जज से मिले भी इस वक्त आप वकील हैं। सर कुछ कंट्राडिक्शन हैं इनके बयान में, इनके एज आ जो इन्होंने एविडेंस दिए हैं उसमें कि 6:20 पे ये उधर पहुंचे, 6:15 से 6:20 के दरमियान। लेकिन जब ये वकूआ हुआ 6:20 पे,
उसके 20 मिनट के दौरान इन्होंने सिर्फ 1112 पे कॉल की है, पुलिस को इन्होंने नहीं बुलाया। और सेकेंडली जो आई विटनेसेस थे, एक मतीन था और एक शाहिद था। जो शाहिद है वो भी इसका ब्रदर है, जो इसमें डिसीज है उसका ब्रदर है। और शाहिद ने बयान दिया है लेकिन मतीन पेश नहीं हुआ। मैंने खलील का तो सन ऑफ मोहम्मद रमजान। यस सर, इसका मतलब ये कंप्लेनेंट का बेटा है। बेटा सर शाहिद। और शाहिद और मतीन आई विटनेस थे लेकिन मतीन इसमें पेश नहीं हुआ। और पेज 48 पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें सर कंट्राडिक्शन है इसमें कि आप एंड वाली लाइन पढ़ेंगे ना, इसकी एक्सटर्नल इंजरीज में lacerated wound 2.5 centimeter and 1.5 centimeter in a muscle deep situated at a dorsal surface of the left hand। और उधर वो चेस्ट की बात कर रहे थे सर। ये पेज नंबर 48 और ये एक्सटर्नल इंजरीज के लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट, lacerated wound 2.5। हाँ, ये तो गिरने से क्या सर? एक और भी है लेकिन मेन में तो उसने मेन तो वो फेरम इंजरी है। यस सर। वन भी तो पड़ी। देखो लेफ्ट हैंड है ना, गोली लगने के बाद जब वो गिरा है ना, यस तो उसको हाथ पे आउटर साइड पे गिरने से वो चोट लगी। जी सर। आपको क्यों लविश करेंगे? आपको क्यों लविश किया? सर वो ये बताते हैं ये अपने इन चीफ में कि इनका कोई पहले कोई हमारे मामला इस तरह के हुए हैं, लेकिन उनका भी कोई वो एविडेंस नहीं देते कि हमारा कोई पहले कोई ग्रज था, इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा पहले ऑलरेडी हुआ है। इनके वजह ना थी कोई शहादत नहीं दी, कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया। मतलब क्या शहादत देते? उन्होंने तो कहा है कि सर कोई बताते ना कि कोई लेट से उनका कोई बिजनेस था ऑलरेडी पहले कोई चल रहा था, उसकी वजह से लड़ाई हुई है, या कोई मोटिव तो बताते ना सर। वो मोटिव क्लियर, वजह नहीं बताई। जी सर मेरी तरफ से आप बताएंगे बंदे को अपने जो है वो जिसमें सजा कर। हमने सर जो है वो बिल्कुल जो अक्यूज जो कल्प्रिट था सर मेन उसी को ही जो है इम्प्लीमेंट किया है, उसको हमने जो है नॉमिनेट किया है। और सिंगल ही जो अक्यूज है वो जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो ऑफेंडर है सर, उसको हमने जो है वो उसके ऊपर FIR लॉन्च करवाई है जो असल मुजरिम है सर। किसी को हमने फाल्सली। आप को जानते कैसे हैं? आपके गवाह मुजरिम को कैसे जानते हैं? मुजरिम इसका पस मंज़र कुछ ये था, जो ब्रूटल मर्डर हुआ है मेरे क्लाइंट के बेटे का सर, उसका मोटिव ये था कि एक रिश्तेदारी का तनाज़ा था कुछ अर्सा पहले, उसकी वजह से जो है हमारी तलब कलामी होती चली आ रही थी। और लास्ट टाइम भी जो बच्चों की इसी बात पर तरफ कलामी हुई है खड़े से कहीं, तो उस वजह से जो है वो अपीलार ने जो है वो एक नौजवान बच्चे को सर मेरी आंखों के सामने जो है वो फायर करके जो है वो हलाक कर दिया है। इसके बाद सर जो हमारी ऑक्यूलर अकाउंट्स है वो इन लाइन है विद मेडिकल एविडेंस सर। उसके बाद जो वेपन है सर वो रिकवर हुआ है, और वहाँ से जो छलीदा खोल सर बरामद हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सर, उनकी बाबत जो PFS रिपोर्ट है वो यही कहती है कि वो जो खोल है उसी 30 बोर के पिस्टल से चलाए गए हैं जो कि मुलज़म से बरामद हुआ है। तो लंडन जो इम्प्यून जजमेंट है सर वो वेल रीज़न है। हमने अपना जो केस है थ्रू इंडिपेंडेंट एविडेंस बाय प्रोड्यूसिंग 1122 ऑफिसर एज ए CW सर, इन्होंने भी एग्जामिनेशन इसके ऊपर जरा की है, हमने भी जरा किया सर। ऐसी कोई मटीरियल कंट्राडिक्शन ये सामने नहीं ला सके कि हमने इनको गलत तौर पे इन्वॉल्व किया है
या ये मौके पे मौजूद नहीं थे। और इसके और 20 मिनट डिले से आए हैं सर। हमने तो उसको साबित किया है। वो तो सर हमने करना है ना, वो हमने साबित किया है। सर एक गुजारिश है, पेज नंबर 55 पे। तो फ्रॉन्ट सर हमारी एक FIR है, ये डे टाइम अक्रंस है सर, और डायरेक्ट ओरल सपोर्टेड बाय corroborated बाय मेडिकल एविडेंस जो है वो एस्टेब्लिश है, जो फैक्ट है सर। जो एक्विजिशन चार्ज फ्रेम हुआ है सर अपीलांट के ऊपर, वो जो है प्रोसिक्यूशन ने बयान शैडो ऑफ अनरीजनेबल डाउट जो है वो सर साबित किया है। और सिंगल ही इंजरी है, और वही जो इंजरी है वो फैटल इंजरी है, और वही काज ऑफ जो है डेथ है सर। उसके बाद 15 मिनट की बात है डिले, वो इस तरह से है कि जब किसी बाप के सामने उसके नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया जाए तो कुछ देर उसके जो सेंसेस हैं, परेशानी है, 10 से 15 मिनट जो है वो सर डिले जो है इतना फैटल नहीं है हमारे केस में सर। मेडिकल एविडेंस सर ऑलवेज इन लाइन सर। जो PW सर पेश हुए हैं एट लेंथ, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है, मगर नो मटेरियल कंट्राडिक्शन वाज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम डिफेंस साइड। सर एक गुजारिश है कि ये कह रहे हैं डे लाइट अपीयरेंस है ये सारी चीज़ें, लेकिन सर पेज नंबर 55 पे नक्शा की डिटेल्स लिखी हुई हैं, और उसमें पटवारी मोहम्मद यूनुस कहता है कि इन्होंने FIR में मेंशन किया था कि जनूब की तरफ खलील भागा गोली चलाकर। लेकिन सर पटवारी मोहम्मद यूनुस PW2 वो लिखता है कि आई हैड नॉट मेंशन द फैक्ट वेकेंट प्लॉट इन स्केल साइड प्लान ऑन सॉदर्न साइड। वो ये नहीं कहता कि उस साइड को खाली जगह थी जिस साइड पे खलील गोली चलाकर भाग गया। और सेकेंडली देखें, जब बाप के सामने भाई के सामने कत्ल हो रहा है और वो कोई ट्राई नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। सेकेंडली उधर कोई और इंजर्ड भी नहीं हुआ, खाली एक ही इंजर्ड हो रहा है, और उसके अलावा किसी को कोई जख्म नहीं है, कोई किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं है। झगड़ा तो उसी से था, मरने वाले से। लेकिन मरने वाले के भाई भी तो साथ ही खड़ा था सर, बाप भी साथ खड़ा था, भाई भी साथ खड़ा था, कोई उनको कुछ भी इंजरी नहीं है। सबमिशन है कैसा जो अपील है वो खारिज फरमाई जाए, और जो मर्डर रेफरेंस भेजा गया है उसको सर पॉजिटिवली जो है वो कंफर्म दोनों साइड पर राजी करके भेजते हैं, सजाए मौत खत्म करके उम्र कैद। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है सर इस केस में। मिटिगेटिंग वजह जो है वो आपके वो नहीं सर, आपकी कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं, वजह का पेश और किया। जो आई विटनेस जो आपने बरामदगियां कराई हैं वो 103 जो है उसकी वायलेशन है, कोई गैर जानिबदार गवाह नहीं पेश किया आपने। 103 की जो वायलेशन है सर वो हर केस में फैटल नहीं है। 12 मरतबा ये सेटल किया गया प्रिंसिपल कि जो पुलिस ऑफिसर है अनटिल अनलेस मैलाफाइड इंटेंशन साबित ना की जाए इंडिपेंडेंट गवाह मिले ना। यस, तो 103 हर केस में सर एज ए पीनल प्रोविजन मौजूद नहीं है कि उससे जो है फैटल हो जाए केस प्रोसिक्यूशन। हाई कोर्ट में भी लिख किया था। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे बच्चा आएगा। थैंक यू। इधर से वो तो डिनाई है उनकी तरफ से कि मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था। 142 की लेकिन उन्होंने ये बात अपने आर्गूमेंट्स में की नहीं कि मुझे जो है ना वो गलत तौर पर मुलविस किया, मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं, क्योंकि आपकी 342 की जो स्टेटमेंट है उसमें आपने डिनाई किया, मतलब इनकार किया कि मैं तो था ही नहीं मौके पर, मुझे गलत मुलविस किया। लेकिन आपने अपने आर्गूमेंट्स में ये बात की नहीं कि जी मुझे गलत मुलविस किया गया, मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरा हुक्म से ताल्लुक ही नहीं। अच्छा सर, मैं FIR से शुरू करता हूँ। सर ये कह रहे हैं माँ अब्दुल मतीन वल्द गुलाम मोहम्मद, शाहिद हुसैन वल्द रमज़ान,
एक तो सर भाई है उसका, वो साथ जा रहा है, और भाई के जाने की सर कोई वजह नहीं। तो सर पहली बात तो यह भाई के साथ जाने की वजह नहीं बताई, बाप भी साथ जा रहा है, कोई मतलब रीज़न नहीं कि वो किधर जा रहा है ये भी नहीं बताया। सिर्फ लिखा गया कि रिक्शा पर ख़रीदने के लिए गया, क्या ख़रीदने के लिए गया, किसके साथ खरीदने, ये मतलब मेंशन नहीं, ओपन नहीं है। अच्छा दूसरा सर मोटिव जो है ना, मोटिव ये तो इसमें कोई नहीं, तू तकरार पे कोई कत्ल कौन करता है, ये भी कोई सेंस क्रिएट नहीं करता कि तू तकरार पे जो हो उसमें मर्डर कर दे। ये भी तो है ना कि आपको एक असल कातिल छोड़ के आपको क्यों मुलविस करेंगे? आप अकेले हैं, क्यों मुलविस करेंगे आपको? सर कोई सर गलतफहमी की बिना पर हो सकता है सर, शक की बिना पर हो सकता है सर मतलब। लेकिन सर आगे जो है ना सर ऑर्डर पे आते हैं सर, इसमें जो चौथी लाइन है ना पैरा नंबर 10 की, इस पर दैट व्हेन दे रीच्ड नियर द शॉप ऑफ गुल मोहम्मद his son Abraz stopped rickshaw to purchase niswar, that when he was going to shop of the Gul Muhammad, accused Feel Ahmed present the court came with the 34 pistol and raised the लुकारा। तो सर पहली बात तो ये है कि मुझे क्या पता कि इसने यहाँ रिक्शा खड़ा करना है, तो सर मेरा वहाँ होना ये कैसे मतलब शो करते हैं कि ये यहाँ पहले इसको अगर प्री प्लान होता तो मुझे क्या पता ये यहाँ रुकेंगे निस्वार लेने के लिए। सर ये एक स्ट्रॉन्ग इससे डाउट क्रिएट होता है सर, तो इसलिए सर ये इसको मतलब देखना चाहिए। जी सर नहीं सर मैं वहाँ पे था ही नहीं, तो अगर मैं वहाँ होता तो मुझे क्या पता ये यहाँ रिक्शा खड़े करेगा। सर वो ऐसे इंतजार क्यों करेगा सर क्रिएट। जी हाँ सर वेरी गुड, जबरदस्त पॉइंट। ये मैं केस जीत गया ना तो आधी फीस तो सर इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट उन्होंने निकाला कि वो कह रहे हैं कि हम सारे रक्षे में बैठ के जा रहे थे, हमने वहाँ रक्षा रोका नस्वार खरीदने के लिए, तो ये मुलजिम आगे ऐसे फायर मारा। तो मुलजिम को क्या पता था कि इन्होंने रक्षा ही यहाँ रोकने नस्वार लेनी है। जी हाँ सर बस ये पॉइंट। और दूसरे नंबर पर सर ये जो रेस्क्यू 11 को इन्फॉर्म करने का टाइम है वो भी नहीं मेंशन, और सर रेस्क्यू 11 ने कब उनको पिक किया, कब हॉस्पिटल ड्रॉप किया, सर कोई टाइम ही नहीं लिखा हुआ। सर एक्सप्लेनेशन मतलब होनी चाहिए सर, इसका मतलब है सर थाने में बैठ कर लिखा गया है, इसका ये मतलब है सर सीधा शक जाता है कि ये किस दवाई बनाई गई है। जी सर बाद में थाने में बैठ कर लिखा गया है। 1112 का जी सर कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई टाइम नहीं सर। किस वक्त हुआ जी और उन्होंने बनाया किस वक्त, रिपोर्ट किस वक्त, असल हुआ किस वक्त हुआ, वो 1112 से पता चलता और उनकी रिपोर्ट ऑथेंटिक थी क्योंकि उसमें अल्ट्रेशन नहीं हो सकती, सरकारी रिकॉर्ड है। यही वहाँ है सर। सर मैं जी यहाँ से सबसे पहले FIR के शुरू में ये लिखा गया है कि मैंने टोका। सर मैं उससे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि सुबह का वक्त है, उससे पहले लिखा हुआ है कि टोके वाला जो काम है ना ये चारा जानवरों के लिए सुबह के वक्त डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी है ना दूसरी मार्केट के लिहाज से जैसे ही नमाज के लिए फारिग होते हैं तो लोग अपने जानवरों का चारा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि इसका कारोबार था, ये अपने बेटे के साथ था, जा रहा था कोट अद्दो की तरफ, और ये बात कहना कि उसे कैसे पता, जब उसका एक इरादा है कि मेरी उससे पहले नोक जोक हो चुकी है कि मैंने इसको कत्ल करना है, वो मुझे ट्रेस कर रहा होगा, मुझे किसी तरीके से बाय चांस मैं ये एडमिट नहीं कर रहा, वो मुझे ट्रेस कर रहा होगा, पूरी रैकी कर रहा होगा कि ये कहाँ पे अलहदा हो रहे हैं। मैं वहाँ पे रुका, उसने सर यहाँ के एक चीज़ जो एडमिटेड है, जो इन्होंने डिफेंस ऑफ प्ली ली थी कि गुल खान ने जो 15 पे कॉल की थी, सॉरी 1112 पे वो गुल खान ने की थी। गुल खान इनका ही रिलेटिव है, एज अ
DW वो भी पेश नहीं हुआ, और ना इसी तरह ये इनका जो DW1 इन्होंने पेश किया था उसमें एडमिटेड है कि जो ये कत्ल हुआ है ये गुल खान की शॉप के ऊपर ही हुआ, ये एडमिटेड फैक्ट है। और दूसरी बात कि रेस्क्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि रेस्क्यू ने बाकायदा ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो कॉल है वो गुल खान की तरफ से गई थी 6:24 पे, बाकायदा उन्होंने 0345 नंबर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद वो जो उनका एक जिसका परफॉर्मा है उसके ऊपर उसका जो मकतूल है उसके वालिद साहब के साइन है, वो साइन इस चीज़ का वजह नात ये है कि आज से कोई 10-15 दिन पहले इनके दरमियान, क्योंकि ये मकदूल और जो मुलज़म है ये आपस में हमजुल्फ भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। तो पंजाबी कहते ना सांडू सांडू के वजदा होता है, तो ये यानी कि उनके दरमियान नोक झोंक की वजह से तमाम मामलात और रिश्तेदारी की वजह से इस नौबत में पहुँचे हैं। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी भी मिला। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कैसे पता कि ये यहाँ पे रुकेंगे, इसका जवाब दे दें। सर बात ये है कि नहीं, बात ये है कि उसने मुझे टारगेट करना था, रक्षे पे भी कर सकता था। अब ये जवाब नहीं बनता कि मुझे कैसे पता है, ये आपको पता है कि आपने कैसे मुझे काउंटर करना है, ये मेरा नहीं बनता। अगर आपकी प्रेजेंस, मेरा काम है, नहीं सर, मेरा काम था, जो मेरा काम था वहाँ पे इसकी प्रेजेंस को साबित करना। ये नहीं है कि ये आया कैसे, इसको कैसे पता लगा। अगर ये मेरे ऊपर आ रहा है तो मैं इसको साबित करूँगा। तमाम गवाहों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को केस से बरी किया जाता है। आप दोनों बच्चियां आ जाओ, मैं चाहता हूँ आप दोनों के दरमियान मुकाबला आप भी आ जाओ बेटा, आप दोनों के हाथ आप भी आ जाए। लड़कों ने तो मुकाबला कर लिया, आप जरा देखते हैं ना कि आप वो चिमटे से नहीं मुकाबला करना, आर्गुमेंट से करना, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मुलजिम का वकील बनना चाहोगी या प्रोसिक्यूशन के वकील? मुलजिम का, प्रोसिक्यूशन का, राइट। चलिए आप शुरू करें। वो वाला पॉइंट सबको खत्म, वो पॉइंट्स वो अब उसके अलावा अपने बाकी पॉइंट्स बताएं। मुलजिम को क्यों मुलविस किया गया? मुलजिम को इसलिए मुलविस किया गया क्योंकि आपस में उनका था लड़ाई झगड़ा था, लेकिन लड़ाई झगड़े की कोई एविडेंस नहीं है। क्यों, कहाँ कत्ल किया, किस चीज से कत्ल किया? सर उसको वो जा रहे थे रिक्शे में, ठीक है, और वो किस चीज से कत्ल किया? सर उसको 30 बोर का जो पिस्टल था उससे कत्ल किया गया। कितने फायर मारे? सर यहाँ पे FIR के मुताबिक जो है उसको जो है वो 3 फायर मारे। इतनी देर से आप सुन रहे हो केस? कितने फायर मारे? देखा ना, यहाँ खड़े होकर 30 बोर से सीधा फायर किया, जो याद किया जो सर कहेंगे कि इल्जाम कितने फायर मारने का है? एक फायर। सर मेरा क्लाइंट वहाँ पे था ही नहीं और उसने कोई फायर जो है वो नहीं किया। इल्जाम FIR के मुताबिक क्या है, कितने फायर मारे? आप अभी तो उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। कितने फायर हुए? एक फायर हुआ था। कहाँ लगा? चेस्ट पे लगा। और वो जिस्म के अंदर रह गया गोली या क्या होगी? क्रॉस हो गई। क्रॉस हो गई, राइट। मौके पे मर गया, अस्पताल जाके मरा? नहीं, अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन मौके पे जो है वो
हाँ, आप बताएं कि बरामदगी तो आपने कैसे साबित की है? सॉरी सर। जो उससे बरामद किया हुआ हाँ, मुलजिम से जो है वो असला बरामद हुआ था जिसमें गन से कौन सा पिस्टल असला? सर वो गन थी 30। अच्छा, वो साबित की आपने? यस, फोरेंसिक रिपोर्ट में जो आई थी गन जिससे जो है वो पिस्टल में से जो गोली निकली वो उसके जो हैंड में तो उससे मैच हो रही है। क्यों कत्ल करेगा? क्योंकि उनके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा था जिसकी बेस पर उसने जो है वो मर्डर का अटेम्प्ट किया। सजाए मौत को हाल रखी जाती। अच्छा जी, और कोई आना चाहेगा? एक चीज आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है आउटकम के ऊपर। आप देखें कि कितना यूनिक पॉइंट इस बच्चे ने निकाला है कि मैं अभी तक उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, उससे एक एंजॉयमेंट से, कि उसको कैसे पता चलेगा मुलजिम को कि इन्होंने यही रोकना है, हमने सवार लेनी है। या तो रोज वॉच, मुलजिम तो ऐसी रैकी नहीं करते, ऐसी रैकी तो जासूसी इदारे करते हैं कि ये बंदा कब घर से निकलता है, कहाँ से घूम लेता है, क्या करता है। हाँ, लेकिन नस्वाब खरीदना साबित है। लेकिन ये डाउट तो बहुत बड़ा है। रक्षे पे अगर वो आ रहा था तो शायद किसी मोटरसाइकिल या अगर रक्षे को फॉलो कर रहा किसी पे आ रहा होता, वो गोली मार के पैदल भागा है तो अपनी मोटरसाइकिल में जैसे इसको फॉलो रक्षे को अगर कर रहा ये कहीं नहीं आया कि वो मोटरसाइकिल पे पीछे आ गया, पीछा कर रहा था। पैदल तो नहीं पता फॉलो कर रहा है, शांत से कर रहा था, उसके पास गन थी, उसी मौके के ऊपर उड़ा डाल के गोली मार देना। हाँ जी, आप किसके वकील बनेंगे? मैं अक्यूज्ड के। अक्यूज काउंटर तो अक्यूज का केस सोखा हो गया ना, ये बहस हुई। यानी क्या बताएं, प्रोसिक्यूशन से अब इनके मुकाबले में जितने का आपने केस सुना है कौन इनके मुकाबले में आएंगे बताएं? बच्चों में से देखना चाहिए। हाँ जी, आप आएंगे? नहीं, आप आए, डट के देखो। आसान केस तो सब तोड़ लेते हैं, ओके केस में से पॉइंट निकालना तो है जी। जी, अपील आपने दायर की? जी बताइए। जो पॉइंट्स हो चुके हैं उनको नहीं छेड़ना, वो तो उधार के पॉइंट्स होंगे, आप अपना तो नया पॉइंट निकालें। माय लॉर्ड, सबसे पहले तो जो टाइम ऑफ अक्रेंस और टाइम टू रिपोर्ट पुलिस, उसमें जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही। उसके बाद माय लॉर्ड, जो अपनी स्टेटमेंट में मोहम्मद रमज़ान ने ये कहा है कि 6:20 दिन, लेकिन ये अप्रूवमेंट ऑफ स्टेटमेंट है ना, बोले FIR में जो मेंशन है वो AM या PM मेंशन नहीं है इसमें। और दूसरी बात ये है कि वो ख़रीदने गए, इसमें ये मेंशन नहीं है, पता नहीं वो क्या ख़रीदने गए क्या नहीं ख़रीदने गए, ये चीज़ भी मेंशन नहीं है। माय लॉर्ड, बंदा कत्ल हो गया है और जो उसके हैं विटनेसेस वो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनका जो बिहेवियर था वो अननेचुरल था कि एक बेटा फोत हो जाए और वो रेस्क्यू का इंतज़ार करते रहे वहाँ पे। उन्होंने क्यों नहीं इन नो टाइम अपने रिक्शे में उसको डाल के उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की। उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की, शाहिद हुसैन जिसका निक नेम शादू है, उसने रेस्क्यू को कॉल की कि फ़लाँ ये वक़ूआ हो गया है और जल्दी पहुँचें, और रेस्क्यू 20 से 25 मिनट्स में वहाँ पहुँची है। और क्या जो शाहिद हुसैन है वो भी क्लोज़ रिलेटिव है, क्या एक क्लोज़ रिलेटिव का जो मोबाइल नंबर है वो याद नहीं होता इंसान को? उसने वो मोबाइल नंबर भी जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी में है वो मोबाइल नंबर भी सही नहीं बता सका। और जनाब जिस मोटर वो रिक्शे पे आए हैं जनाब, एज अ एविडेंस वो मोटर जो रिक्शा है वो भी उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया प्रोसिक्यूशन स्टोरी में।
और जो वकूआ हुआ है वो थिक पॉपुलेटेड एरिया में हुआ है। क्यों ना उन्होंने इंडिपेंडेंट कोई विटनेस प्रोड्यूस किया, वो खुद ब खुद सारे विटनेस खुद ही बन गए। और जो रिकवरी है उसमें भी उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं रखा, उसमें भी उन्होंने प्राइवेट विटनेस रखा। जनाबे वाले मैं मौके पे मौजूद नहीं था, ये सारा हमारा तो फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ये मुझे इलीगली इन्वॉल्व किया गया है, जहाँ मेरी हम्बल से वैसे मुझे एक्विट किया गया। थैंक यू माय लॉर्ड, जैसा कि मेरे सीनियर लर्न काउंसिल साहब ने फरमाया कि सेम डे का जो वकू है, लर्न काउंसिल ने जी सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि सेम डे का अक्रंस है। अब जब मेरे साथ कोई अक्रंस होगा तो तभी मैं उसकी रिपोर्ट करूंगा ना। जब अक्रंस मेरे साथ होता है 6/20 पर, उसी दिन, तो उसी दिन ही मैंने FIR करवानी, उससे पहले तो नहीं ना करवानी, या उसके बाद 4-5 दिन करवाता तो फिर मेरा फॉल्ट होना था। उसके बाद फाजिल दोस्त ने कहा कि सुबह के वक्त जो है ना वो पॉपुलर प्लेस पे FIR में कोई ऐसी मतलब वो प्लेस नहीं मेंशन की गई कि वो पॉपुलर है, या वो जस्ट एक प्लेस जो है वो बयान की गई है कि वो प्लेस है। सर अब मोस्टली सर अगर देखा जाए, आप किसी गुंजान आबादी से गुजरते हैं तो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। सुबह का वक्त है तो लोग मुश्किल से उठते हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं है कि ये वहाँ पॉपुलेशन होगी। तो हम्बल सबमिशन है कि सर वेरी हम्बल सबमिशन है सर कि ये अपील जो है वो इनकी खारिज फरमाई जाए। अच्छा, अब ये बात मैं आपको बताऊं, ये अमन भाई ने कहा, आए आपने ये नहीं देखना कि मैं साधु, मैं गेस्ट हूँ, नहीं, आपने ये समझना है कि मैं आप में से एक स्टूडेंट हूँ। उन्होंने एक बड़ा ऐसा पॉइंट निकाला जिसको हम कहते हैं कि वो अचानक सर पे डांग बजी, हमको समझ नहीं आ रहा कि हो रहा है, यानी इतना जबरदस्त पॉइंट है, इसका जवाब हम वकील है ना, मुकाबला तो करना है ना। जब कोई ऐसा यूनिक पॉइंट निकल आए तो उसको आप अपने आर्गूमेंट्स के दौरान अपने जवाब देना है। आर्गूमेंट्स के दौरान उसको ध्यान में सोचते रहें, लेकिन उसका सबसे आखिर में जवाब कि उसका तो तोड़ नहीं कर रहा है, तो तोड़ तो करना है ना, वरना तो अड़ी वकालत तो गई ना, उसका जवाब ही नहीं बढ़ा। अब आपने समझे कि मैं इनकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझें कि मैं एक्सप्लेन जवाब से दे पाया तो आपने मुझे ओके करना है। अगर आप समझते हैं कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो आपने इनको अप्रिशिएट करना, राइट? क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे सिचुएशन से वास्ता पड़ता है कि इतनी देर में यही सोच रहा था कि अगर मेरे साथ अगर अदालत में ऐसा कोई मुखालिफ पॉइंट निकाल के लाता तो मैं क्या जवाब देता, इसका मतलब लाजवाब हो गया। तो मैंने इतनी देर में बैठे बैठे उसका जवाब बनाने की कोशिश की है। बना पाया या नहीं बनाया पाया ये आपने फैसला करना है। हम आपके सामने, आप जज हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, ये इस पॉइंट को दोहराएंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न ये था कि जब इन्होंने रिक्शा रोककर सवाल लेने गए तो मुझे कैसे पता कि ये यहाँ पर रिक्शा रोकेगा और मैं इसे किस तरह फाइल करूँ? बज़ाहिर तो उनका पॉइंट बड़ा कन्विंसिंग लगता, लेकिन अगर हम केस के वाक़यात को देखें, दोनों की आपस में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई है और ये मुलजिम उसको ढूंढता फिर रहा है, ये कहीं मिले और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये हर वक्त, क्योंकि इसने कत्ल करना था मेरे बेटे को, अपने मेरे जो है क्लाइंट के बेटे को इसने कत्ल करना था, तो ये हर जगह वो नजायज असला लेके पास फिरता था। इसको जहां मौका मिलना था इसने उसको कत्ल करना था। और दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। कहीं रिकॉर्ड में ये बात नहीं कि मुलजिम किसी और इलाके का है और कंप्लेनेंट पार्टी किसी और इलाके की है। दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं।
और ये मेरे बेटे को अब मुलजिम के जहन में है कि उसने मेरे बेटे को कैसे मारना है, कैसे बदला लेना है, कहाँ कत्ल करना है, ये तो मुलजिम के जहन में है। और इसलिए क्योंकि सब उसको वॉच कर रहा था, इसको वहाँ मौका मिला, वो बेचारा निकला, रक्षे से उतरा और इसने उसको वहाँ देखा कि ये आ गया, इसने फौरन उसको गोली मार दी। इसलिए इसकी वजह गुजारिश ये है कि मेरा जो क्लाइंट है वो कैसे उसको वॉच कर रहा था, क्या कहीं और जगह किसी और जगह पाया गया या सिर्फ वहीं जहाँ पर उन्होंने रिक्शा रोकना था वहीं वो खड़ा था, ये कैसे हुआ? इसका तो मैं जवाब दिया ना कि मुलजिम ने देखना है, वॉच तो मुलजिम कर रहा था, उसको जहां मौका मिला उसने मार दिया। अगर वो प्लानिंग से मारता, अगर प्लानिंग से मारना होता तो उसको किसी अकेली जगह का इंतखाब करता, उसके घर जाके मारता, लेकिन वो क्योंकि उसको हर जगह ढूंढ रहा था तो उसको मौका मिला, बाजार में नजर आया तो पिस्तौल होता कितना, तो तोप थोड़ी थी ना, वो पिस्तौल छोटा सा था, उसने निकाला, मार दिया। जनाब वाला मैं दूसरी कोर्ट पे पेश हो रहा था, मैं अपने भाई के साथ अपने जूनियर की मदद करने के लिए आऊँगा। कहानी आपके सामने ये घड़ी गई बीच में और ये कहा गया कि जी हम रक्षे के ऊपर जा रहे थे और रक्षे के ऊपर ये हो रहा था और हम रक्षे पे घर से चल के गए। रक्षा काफी स्पीड के साथ चलता है। ये सहाबी आई है जिसको अक्यूज उन्होंने एक इलीगली बीच में इसके अंदर किया है, वो अब पैदल तो रक्षे के पीछे रेस लगा के नहीं जा रहे थे। इन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा वहां पे कि जी वहां पे वो बंदा, और ये भी नहीं कहा गया कि मैं मोटरसाइकिल पे पीछे जा रहा था। कहानी ये घड़ी गई है कि गोली मारकर या तो मेरे पास कोई चीज थी कि मैं रक्षे के साथ पीछे रैकी करता हुआ इनके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था। अगर मैं रैकी करता, अगर रक्षे वगैरह पे जा रहा था तो फिर इनके कहने के मुताबिक जब मैंने इनकी घड़ी हुई कहानी के मुताबिक जब मैंने गोली मारी तो मैं पैदल भागना शुरू कर दिया। अगर कोई गिल्टी बंदा है किसी ऑटोमोबाइल के ऊपर आता है तो उसी के ऊपर बीच में भाग के जाएगा और दूर भागने की कोशिश करेगा। ऐसी बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर कोई बात वगैरह नहीं है। ये जो इन्होंने हमारे ऊपर इलीगल रिकवरी भी डाली है, इसके ऊपर भी 103 का भी यहाँ पे बीच में जिक्र आ चुका हुआ है। इसलिए हम ये बीच में सजेस्ट करेंगे कि इनकी मुकम्मल तौर पर कहानी मन घड़त है और इसके ऊपर ये कहा गया कि अगर एक चीज़ के अंदर आप झूठे बीच में साबित हो जाए वो पूरी चेन जो इन्होंने गिल्ट की बनानी है पूरी चेन टूट जाती है। हाँ, अब क्योंकि मॉरल सपोर्ट के लिए जो है वो उधार के वकील आए हैं तो मैं सिर्फ इनकी बात का एक जवाब दूंगा। फैसला आपने करना और बड़ी ईमानदारी से फैसला करना। देखें, हमारी प्रोसिक्यूशन की कहानी ये नहीं है कि मुलजिम चेस कर रहा था, नहीं, हमने कहा और बड़ी ईमानदारी से कहा कि उनके दरमियान 10-12 दिन पहले झगड़ा हुआ था और एविडेंस में मजीद उसको एलेबोरेट कर दिया कि कोई रिश्तेदारी का, रिश्तों का कोई झगड़ा था। अब दुश्मनी तो मुलजिम के जहन में है, उसने उसको कैसे पाया तकमील में पहुंचाना है ये तो मुलजिम के जहन में है। तो मुलजिम को इत्तफाकन मिला, अगर इत्तफाकन वो मिलेगा मरने वाला डिसीज तो उसको तब भी वो कत्ल करेगा। अगर मुलजिम ने प्लानिंग से उसको कत्ल करना है तब भी वो कहीं मौके पे उसको कत्ल, ये प्लानिंग का कत्ल नहीं है वाकयात के मुताबिक, ये तफाकिया कत्ल है कि वो वहाँ मौजूद था और उसने उसको देखा और गोली मार दी। नामे वाला रिबटल के अंदर अगर मेरे दोस्त अपना खुद ही बीच में मुकदमा यहाँ पे खराब कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे कौन बंदा इत्तफाकिया रिवॉल्वर उठाकर फिरता रहता है कि अभी अलग सुबह वहाँ पे भी आपके सामने आर्ग्यू किया गया, वहाँ पे कोई बंदा भी मौजूद वगैरह नहीं होता और उस जगह के ऊपर इस तरीके से तो बंदा नहीं जाता कि आज बिस्तर से निकलते हुए कि आज 6:30 बजे मैं जाकर गोली मार दूंगा और जेब के अंदर उसने रिवॉल्वर रखा हुआ। टाइमिंग भी आप एग्जामिन कीजिए। इसलिए ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है और इस मनगढ़ंत कहानी की वजह से ही इनको यहाँ पे किया जा रहा है। पहले जाकर जबरदस्ती शादी कर ली इस खानदान के साथ, इनकी अनाद है, इनकी रिकॉर्ड के ऊपर ये इस्टेब्लिश होता है। इन्होंने देखे वहां पे जाके शादी वगैरह करवाई और इस मासूम का दिल तोड़ा और उसके बाद अब ये अपनी कोई फैमिली की जाती अनाद होगी या खुदा जाने किस तरीके से किस बंदे ने इनके साथ जुल्म किया है। हमारी इनके साथ मुकम्मल तौर के ऊपर हम अफसोस भी करते हैं, मगर इस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने इसको चुन के इसके ऊपर ये मुकदमा डाला। बस रिवर्टल में एक जुमला बोलूँगा, कितना मासूम है कि इसने 100 ग्राम की एक बुलेट जो है उसकी जान ले ली। तो कत्ल तो मुलजिम ने करना था, तो जगह और वक्त का तयन भी उसी ने करना था। तो अब फैसला आपके हाथ। यहाँ पे
जी जी, जज साहबान के सवाल आते हैं। उधर ही बैठ के जज साहब चल के थोड़ी आंदा वकीलों नाल, वो तो जज साहब तो कुर्सी तो उठता ही नहीं। हाँ नहीं, बह के जज साहब ने बह के सवाल करना। देखें, आप अपना रोल याद रखें। आप इस वक्त जज हैं, जज उठ के कभी वकीलों के साथ नहीं आके खड़ा होता। जो जज साहब ने पहले पूछ लीजिए जी, किससे कर रहे हैं, मुलजिम से या प्रोसिक्यूशन से? हाँ जी, अगर मुलजिम मारना ही था, उसके लिए तैयारी कर रहा था, वो एक रक्षा चलाता था, उसे अकेला भी नहीं सकता था। जरूरी उसने उसके बाप और बेटे के सामने कतल करना था, यहाँ उसके पकड़े जाने के चांस ज्यादा थे। हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन जिसने कत्ल करना होता है, कत्ल करने की नीयत, जगह और वक्त का तयन उसने करना है कि इसको इबरतनाक सारे ने सामने इन्हों मारना है। तो उसके जहन में अगर ये बात थी तो फिर तो उसने माँ बाप के सामने ही मारना था। मेरा भी यही सवाल था कि वो उसको किसी कन्वीनियंट जगह के ऊपर मारता, वो 10-12 दिन से ये वाकया चल रहा था जी, तो वो क्यों नहीं उसको उन 10-12 दिनों में उस टाइम पे मिला जब उसके साथ कोई भी ना होता और वो कोई आई विटनेस भी प्रोड्यूस ना कर सकते इसी बेस के ऊपर। जज साहब, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा कि अब जो प्रोसिक्यूशन है वो तो गलत मुलविस क्यों करेगी, असल मुलजिम छोड़ के किसी और को मुलविस क्यों करेगी, एक बात। दूसरी बात कि अगर मुलजिम ने ये तय्या किया हुआ है कि इसको सारा के सामने में हमने कत्ल करना है, तो ये तो फिर मुलजिम की मर्जी है ना। उसने हमसे पूछ के तो कत्ल नहीं करना था कि भाई मैं अकेले में तुझे कत्ल करूं या तुझे भरे बाजार में कत्ल करूं। भरे बाजार में भी तो कत्ल होते हैं ना। सुबह रिपोर्टर में सुबह 6:45 के ऊपर सारी दुनिया वहाँ पे मौजूद नहीं होगी, आप टाइम नहीं देंगे सुबह 6। यार इन्हें सारे जब जज हों तो बड़ा सोच समझ के जवाब देना देंगे। ब्लाइंड मर्डर नहीं था? नहीं, चशमदीद गवाहान है और 1122 ब्लाइंड मर्डर पे कहाँ गवाह के कॉल पे आई है ना। ब्लाइंड गवाह मौजूद था तो 1122 को बुलाया गया। जो मर्डर था उसका पता था कि सारे सवाल जज साहब तुसी पूछने ने, बाकी ਨੂੰ मौका दो। यार सारे मुलजिम के फेवर में हो यार, मैं अकेला फंस गया। जी 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 बताइए। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। जी बेटा, हाँ लेकिन यहाँ तो प्ली ऑफ अलीबाई नहीं ली ना, डिनाइल की, उसने डिनाइल किया। डिनाइल जो है ना वो प्ली ऑफ अलीबाई नहीं होती। प्ली है कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए मारा या मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था। जी नहीं, मैंने ये कहा जज साहब कि कत्ल क्यों किया, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये तो मुलजिम के जहन में होता है। वो चाहे तो प्लान करके कत्ल करे, चाहे तो जिथे मुलजिम मिल गया वहीं पर उसको डजन कर दे। देखिए प्रोसिक्यूशन में ये होता है कि जब दो सेट ऑफ विटनेसेस होते हैं, जब दो आई विटनेसेस हो जाएं तो तीसरे को अवॉइड करते हैं। तो दो तो चश्मदीद गवाह हो गए ना, एक बाप खुद है और एक वो शाहिद है, दोनों आई विटनेस हैं। तो अमूमन अब ये सेट ऑफ अदालतों का एक है कि जैसे बरामदगी के दो गवाह हैं तो एक गवाह लगवाते हैं और एक जो तफ्तीशी अफसर है वो बतौर गवाह पेश होता है, तो दूसरे नहीं पेश होते। उसको अगर तर्क करते हैं ना बवजह साजबाज तो फिर हमारे खिलाफ जाता वो। हाँ। बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर उसका ब्लड प्रेशर उनके साथ ना होता तो फिर हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली खड़े हैं, लेकिन फिर कोई और तुसी देखो बतौर जज कितने सवाल हो रहे हैं और बतौर मुलजिम जब बुलाया था आर्गुमेंट्स के लिए तो सारे जो है ना वो इधर उधर देखते थे। अब बतौर जज कैसे शेर होके बैठे हैं, सब सवाल थे। अच्छी बात है आपकी इन्वॉल्वमेंट, मज़ा आया। देखें हर बात, हर इस बात की जितनी बारीकियां थी ना केस की वो खुल के आ गई। अहमद साहब के जो है वो मॉरल सपोर्ट से और
इनके एक यूनिक पॉइंट से हम इतनी ज़्यादा यहाँ इनको मिल गई, लेकिन केस की जो है ना वो मुझको दीजिएगा। दोबारा नहीं, वो आपकी ईमानदारी। देखिए क्या बात थी आपकी, भला मैं पॉइंट ही भूल गया। हाँ, क्लोज रिलेटिव। अगर तो प्लान अगर मर्डर होता फिर तो कहा जाता कि जी मुलजिम बेवकूफ़ है कि जिस वक्त उसका भाई भी मौजूद है, साथ बाप भी मौजूद है, उसको कत्ल करेगा, क्योंकि ये प्लान मर्डर नहीं था। ये मुलजिम इस चीज़ के ताड़ में था कि ये मुझे जहां भी मिलेगा मैं इसको मारूंगा। और ऐसे वाकयात होते हैं कि भरे बाजार में भी लोग मार देते हैं। कितनी देर लगी, कितनी देर लगी? एक फायर किया, भाग गया। उसने 10-12 फायर करते तो वो कहते कि जी इतनी देर खड़े रहे, वो बचाने के लिए आए, तो उनमें से कोई तो कत्ल होता, कोई तो जख्मी होता। उसने तो एक फायर मारा और भाग गया। उसका मतलब ही उसको सीने पे, दिल के करीब मारना था। वो तो अब मुलजिम की थी ना, सर पे भी मार सकता था, सिंगल है ना, बचाने का मौका ही नहीं मिला। जजों काफी हो गई, ये फैसला सुना दो। अब आप फैसला ईमानदारी से सुनाएं कि आप एपिलेंट से कन्विंस हैं या प्रोसिक्यूशन से कन्विंस हैं, मेरे जवाब से कन्विंस हैं या अहमद साहब के और इनके पॉइंट से कन्विंस हैं। इस पॉइंट पे आपने नहीं, आप नहीं, हाथ खड़े करके आप अपना राय दे सकते हैं। जो एक्यूज साइड पे हैं वो अपने हाथ खड़े कर लें। एक्यूज साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। जो प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं वो हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। आपने खड़ा किया ही हो। 7 8 9 10। फैसला आपके हाथ में। वैसे भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है जब ओके बेटा, लेकिन बड़ा जबरदस्त। बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ। जी 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 बेटा, जरूर जरूर। उसका एडिशनल एविडेंस आप क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा एविडेंस अपील के अंदर आप एविडेंस दे सकते हैं? जैसे नहीं, वो तो पहले देनी थी ना, पहले देनी थी। उसका तो कोई गवाही नहीं, इसलिए तो हाई कोर्ट ने डिसबिलीव किया ना कि पहले कोई गवाही नहीं दी गई। सिर्फ ये सुनी सुनाई पे बाप ने कहा कि 10-12 दिन पहले झगड़ा हुआ था। उस झगड़े का कोई गवाही, ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है इसमें, उस झगड़े का कोई गवाह नहीं पेश किया गया। हाँ, फिर तो केस मजीद हो जाता। जी जी बताओ बताओ। जब भाई ये जरा दोस्तों को मैं कन्विंस करके जाऊंगा, आप जब इजाज़त देंगे फिर इनका एक सवाल है, जरा सुन लीजिए, आपको भी हेल्प करेगा। कभी ज़िंदगी में कोई प्रपोजिशन, जैसे इनकी प्रपोजिशन मैं जब तक जिंदा हूँ तो मुझे नहीं भूलेगी कि इस स्टेज पे एक बच्चे ने इतना यूनिक पॉइंट निकाला जो मेरे जहन में भी नहीं आया था। नहीं, जी 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 जी। मेरे मुताबिक यहाँ पे मेरी प्रेजेंस का वहाँ पे साबित करनी है। और ये सवाल ये अक्यूज का है क्योंकि वो यहाँ पे प्ली ले रहा, अपनी डिफेंस में जा रहा है। ये चीज़ साबित उसे करनी पड़ेगी क्योंकि वो डिफेंस भी ले चुका है और जहाँ से हम सवाल ले चुके हैं वो भी इसका रिश्तेदार है, वो मेरा भी रिश्तेदार है और इसका भी रिश्तेदार है। ये मुझे ये समझना है मैं आपको बताता हूँ। जो बटन प्रूफ मेरे ऊपर कैसे शिफ्ट होगा, प्ली वो ले रहा है। नहीं देखें, उसने कहा कि मैं वहाँ पे मैं आपको बताऊं। देखें प्रोसिक्यूशन में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में मुलजिम जो है वो या डिनाइल करता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा वकूए से ताल्लुक नहीं, या वो प्ली लेता है। प्ली अब दो किस्म की है। एक तो ये कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मैं कहीं और मौजूद था। दूसरी प्ली है सेल्फ डिफेंस, कि मैं अपने आप को बचाने के लिए मारा या मैंने अपने बाप को, भाई को, दोस्त को, किसी और बंदे को बचाने के लिए मारा, वो सेल्फ डिफेंस।
यहाँ मुलजिम ने प्ली नहीं ली। यहाँ 300 प्ली का पता चलता है 342 का बयान, जो सबसे आखिरी सवाल होता है, वाई दिस केस अगेंस्ट यू एंड वाई PWs डिपोज्ड अगेंस्ट यू। उसमें वो कहता है कि उसने रिश्तेदारी की बुनियाद पर उन्होंने बयान दिया है। वो कोई प्ली नहीं लेता कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था या मैंने अपने आप को बचाने के लिए मारा, ये तो मुझे मारने आ रहा था तो मैंने मारा, तो इसलिए प्ली उसने नहीं ली। जब मुलजिम प्ली ना ले तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है कि उन्होंने साबित करना है, उन्होंने साबित करना है कि वो जो है वहां पर उसको ढूंढता फिर रहा था कि कहीं भी मिल जाए मैं इसको मार दूंगा। ये और बात है कि जैसे पहले डिस्कस हो गया कि गवाहों की मौके पे मौजूदगी, बाप की, भाई की और वो जो तीसरा गवाह है उनकी मौके पे मौजूदगी नेचुरल नहीं है। और उसके बाद जो मजीद उन्होंने चवल मारी गवाहों ने अपने एग्जामिनेशन चीफ में या क्रॉस में कि ये कह दिया कि हम तो रक्शे पे जा रहे थे, तो ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि रक्शे में जा रहे थे, पीछा कोई कर नहीं रहा था, तो एक पैदल मुलजिम को कैसे पता चल गया कि वो यहाँ पर जो है वो मरने वाले ने यहाँ उतरना है नस्वार लेने के लिए। लेकिन इसलिए वो डाउटफुल अकरेंस है, इसलिए डाउटफुल। वोट मुझे मिल गए हैं 2 ज़्यादा, लेकिन केस मेरे नज़दीक भी ये डाउटफुल है। एनी अदर क्वेश्चन? बैठ सकता हूँ? थैंक यू। हाँ, मैं बताता हूँ। गवाहों की जो है वो 3 किस्में हैं, PW प्लेंटिव विटनेस या प्रोसिक्यूशन विटनेस। अगर क्रिमिनल है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस और अगर सिविल है तो प्लेंटिव विटनेस, ठीक है। और उसके बाद एक आता है CW कोर्ट विटनेस, जिनको कोर्ट बुलाती है। प्रोसिक्यूशन का भी वो नहीं कहलाते, लेकिन बाजू उसमें कोर्ट विटनेस पे ये होता है कि दोनों फ्री कैन को क्रॉस करने की इजाजत होती है। और एक होता है DW, जिसको अदालत समझे कि ये देखो, जिसको तो प्रोसिक्यूशन तलब देखो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक तो वो गवाह पेश होते हैं जो कि चलान में लिखे हुए हों, 173 की रिपोर्ट में लिखे हुए हों। बाज़ औक़ात उनकी गवाही है लेकिन चलान ऑफ विटनेसेस में नहीं लिखे गए, ठीक है ना, तो उनको प्रोसिक्यूशन बुलाती है, तो वो कोर्ट विटनेस होंगे क्योंकि अदालत ने बुलाया है, उनकी लिस्ट में लिखे हुए नहीं थे वो, ठीक है। इसीलिए कुछ डिफेंस विटनेसेस वो होते हैं जो मुलजिम खुद से पेश करता है, वो उसके डिफेंस विटनेसेस हैं। लेकिन कुछ मुलजिम कहता है कि जी फलां तफ्तीशी ने भी इस केस की तफ्तीश की थी और मुझे बेगुनाह किया था, प्रोसिक्यूशन ने उसको बतौर PW पेश नहीं किया, बेईमानी में उसको तलब किया जाए। या फलां डॉक्टर ने मेरा जख्मी के तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, प्रोसिक्यूशन ने उसको विटनेस नहीं किया, तो उसको फिर अदालत कोर्ट विटनेस के तौर पे बुला रही है। वो खुद से नहीं पेश कर रहा, अदालत से कह रहा है कि आप बुलाएं, तो जो अदालत बुलाएगी वो कोर्ट विटनेस है। कोर्ट विटनेस में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, उसका ये है कि उससे दोनों फ्री कैन क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन विटनेस से प्रोसिक्यूशन खुद नहीं कर सकती क्रॉस एग्जामिनेशन, वो सिर्फ एक ही सूरत में कर सकती हैं कि पहले उसको बेईमान गवाह डिक्लेयर करे, हॉस्टाइल विटनेस, फिर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करे, फिर वो उसका विटनेस नहीं रहता, फिर उसका वो उसके खिलाफ ही वो समझा जाता है, फिर उसकी गवाही तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं। क्यों कि प्रोसिक्यूशन ने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया। यार मुझे जनाब वो नहीं, वो उसकी जरा हेडिंग बता दो क्या है हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन इज समथिंग डिफरेंट, वो समथिंग डिफरेंट। कि वो कहते हैं कि जनाब कि ये एक डिस्प्यूट आ जाता है कि जी फिंगरप्रिंट्स की उसने रिपोर्ट दी थी, प्रोसिक्यूशन ने उसको नहीं, या अदालत कहती है कि जी अब इसका मुआवजा करवा लो, तो फिर अदालत उसको भेजेगी और जिसने उसका फिंगरप्रिंट्स का या सिग्नेचर्स का मुआयना किया है तो कोर्ट चाहे तो उसको एज ए एक्सपर्ट बुला सकती है, वो एक्सपर्ट विटनेसेस हों। ये तो डॉक्टर ने उसका मुआयना किया है, प्रोसिक्यूशन ने उसको गवाह नहीं रखा, तो डिफेंस मुलजिम कहता है जी मेरा तो मैं जख्मी था उस वक्त,
मेरा तो फलां डॉक्टर ने ये किया है तो उसको बुलाएं एज ए कोर्ट विटनेस, वो कोर्ट विटनेस आएंगे। सर आखिर में आप तहे दिल से हम आप तमाम दोस्तों की तरफ से, पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, सिकंदर जावेद साहब के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तालियां बजाइए प्लीज़ दोस्त। पास जितनी हमेशा हम ये कहते हैं वो बंदे यहाँ पे लाके हम बैठाते हैं जो हमारे प्रोफेशन के अंदर आइडियल के तौर के ऊपर आप उनको ले सकते हैं। सिकंदर जावेद साहब कितने दिल से, कितनी गहराई से ना सिर्फ पढ़ते हैं, मुकदमा तैयार करते हैं, तह में देखते हैं, बल्कि इनका बड़ापन ये है कि अपनी जो सारी नॉलेज है वो शेयर भी करते हैं। इसलिए पंजाब बार काउंसिल इन्हें सैल्यूट करती है, इनका शुक्रिया अदा करती है। और ग्रुप फोटो के लिए तमाम दोस्त थैंक यू। साथ इसलिए ये कौन सा बच्चा